सुनने में बहुत अजीब लगता है कि मतलब एक स्टील प्लांट ने कैसे जनरेशंस ऑफ लोगों। सिमिलरली जब मुंबई में अटैक हुआ था ताजमहल पैलेस में, जहाँ पर बहुत सारे लोग प्लस उनके एम्प्लॉयज़ भी मारे गए थे, उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ के साथ जो भी दिक्कतें हुई थी वो आज तक उनको, जिस कंपनी को उन्होंने रिजेक्ट करा था उस कंपनी को हेल्प करने जा रहे थे। एंड उस टाइम पे उनके सीईओ ने बोला था कि किसी ने पूछा था कि हाउ डू यू वांट यू टू बी रिमेंबर्ड, उन्होंने कहा कि आई वांट पीपल टू रिमेंबर मी समबडी हु मेड अ डिफरेंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो जो मेजर प्रॉफिट्स आते हैं टाटा के पूरे ग्रुप से वो सारे चैरिटी में जाते हैं, वो सारे डोनेशंस में जाते हैं। जब पूरी दुनिया में स्टील की कमी हो गई थी, मेटल की कमी हो गई थी, जो भी मेटल दिख रहा है उससे सिर्फ गोलियां बन रही हैं, तो ऐसे में टाटा स्टील जो है उसने वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था उनके स्टील से। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे एपिसोड 4 के अंदर। एंड आज हमने डिसाइड करा है कि हम टाटा जो पूरा ग्रुप है और रतन टाटा जी ने जो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल चीज़ें करी हैं उन सबको हम बताएं एक एक करके। सारी जो स्टोरी है वो क्रोनोलॉजिकली हम कवर करें, क्योंकि हम स्टूडियो में और जितनी भी चीज़ें हम आपस में कर रहे हैं, मतलब वो जो एक एसेंस है कुछ नया करने का, कुछ इनोवेट करने का, लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ करने का जिनसे मज़ा ही आ जाए उनको, ये काफ़ी हद तक हमारी कंट्री के लिए टाटा ग्रुप ने करा है। चाहे वो जमशेद जी टाटा हों, चाहे वो दूरब जी टाटा हों, चाहे वो JRD टाटा हों, या फिर हमारे रतन टाटा जी। एंड हम सबको स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था सुन के जब रतन टाटा जी की डेथ हुई। एंड हम कुछ दिन तो हमको समझ नहीं आया कि हम रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि हम सभी लुक अप टू करते हैं। नॉट जस्ट हमारे स्टूडियो में, इंडिया में भी हर बच्चा बूढ़ा जितने भी बिजनेसमैन हैं, एंड स्पेशली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो समझते हैं कि भाई कितना मुश्किल है जो उन्होंने जितनी चीज़ें करी हैं वो सब। एंड मतलब इंटरव्यूज़ में भी अगर आप देखो, कहीं कहीं वीडियोस देखो, तो मैं जैसे नारायण मूर्ति जी जो खुद जिन्होंने इन्फोसिस बिल्ड करा है, वो रतन टाटा जी के पैर छू रहे थे। एंड जितने भी बिजनेसमैन हैं वो भी समझते हैं जो उनके ही लेवल पे हैं, वो भी उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसके क्या रीज़न्स है, पूरे टाटा ग्रुप की थोड़ी सी एक जर्नी बताने की कोशिश करेंगे, रतन टाटा जी की एक जर्नी बताने की कोशिश करेंगे। अभी इंडिया में अगर आप नोटिस करो तो हर चीज़ यार, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो एयर इंडिया टाटा की है, विस्तारा भी टाटा की। आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो टाटा मोटर्स इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स हमेशा रहा है। चाहे वो मिलिट्री के चीज़ें बनानी हो, मिलिट्री के टैंक्स बनाने हों, चाहे वो ताज होटल हो, इंडिया का सबसे पहला होटल, चाहे वो कपड़े हों वेस्ट साइड से आप ख़रीदते हो, चाहे वो इंडिया का अपना ज्वेलरी ब्रांड हो जो तनिष्क बनाता है, इंडिया की घड़ियाँ हो जो टाइटन ने बनाई हैं। एंड इवन नमक से लेके चाय पत्ती से लेके हर चीज़ में टाटा इंडिया में है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऑफकोर्स TCS को हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी इंडिया का पहला IT कंपनीज में से। एंड टाटा स्टील, मतलब ये तो नामों की लिस्ट अगर मैं गिनाने जाऊँ तो ये पूरी वीडियो छोटी पड़ सकती है। बट काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें जो हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड हाँ भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, और मैं काफ़ी उदास भी हूँ। बट मैं अपनी तरफ से एंड हम सब अपनी तरफ से एक थैंक यू बोलना चाहेंगे रतन टाटा जी को एंड पूरे टाटा ग्रुप को, क्योंकि जो उन्होंने चीज़ें करी हैं वो काफ़ी सेल्फलेसली ये सारी चीज़ें करी हैं। हाँ भाई, थोड़ा सा इमोशनल हो गए, बट स्टार्ट करते हैं भाई। इंस्पिरेशन तो भाई सबके लिए है, आई वुड से बिजनेसमैन जैसे बताया। मैं तो आई थिंक 20 ईयर्स का था तब मैंने पहली बार पढ़ा था। एंड जब बहुत चीज़ें पता जानी कि भाई क्या है क्या नहीं, वो क्या करते उनका, लाइक उन्होंने कैसे कैसे उनकी स्टोरी सुनी ना, फिर तो आई थिंक दैट वाज लाइक मेरे लिए इंस्पायरिंग मोमेंट था कि यार हाँ काफ़ी कुछ सीखा है। तो हाँ सैड मोमेंट तो था, लाइक शॉकिंग था कि समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करें। तो हाँ
बट हाँ, थैंक यू रतन टाटा जी, आपने इतना सारा चीज़ें दी और हमको इंस्पायर भी किया। हाँ। मेरे को रात में 12-1 बजे पता चला था एंड मेरे भाई का और से घर से कॉल आया था। तो मेरे घर पे ना सबको कुछ क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है, लाइक सब ने कुछ ना कुछ करा है एंड मैंने भी उनका एक जब उनका जो टाटा नैनो वाला स्टोरी थी कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स लोगों को समझ के उन्होंने कुछ क्रिएट करा था, तो बहुत इंस्पायरिंग था। लाइक जब दिमाग आई थी कि मुझे कुछ करने का मन है, तो मैंने वन ऑफ द पहली चीज़ वो पढ़ी थी, तो वो बहुत इंस्पिरेशनल थी, बहुत ज़्यादा। एंड हम सब घर में भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं उनसे कि जिस तरह वो कुछ क्रिएट करके लोगों को कुछ देते। तो जब पता चला था तो एकदम पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बोलूँ, कैसे रिएक्ट करूँ, लाइक एकदम ये हो गए थे हम सब। बट यार मतलब इट इज़, मतलब हम कितना भी थैंक यू बोलते, इट इज़ ऑलवेज लेस आई थिंक। इंडिया वुड नॉट बी द सेम अगर टाटा ग्रुप नहीं होता। एंड मतलब यार, क्योंकि बिजनेस तो यार बहुत लोगों ने करा, बट बिजनेस करके चीज़ें क्रिएट करना हर पर्सन के लिए, जैसे जो उस बिजनेस में एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी लाइफ सेट हुई है, जो उस बिजनेस के से इम्पैक्टेड हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे वो स्टील हो, वो सब इम्पैक्टेड है। एंड इवन जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी टाटा से बहुत ही ज़्यादा, टाटा ग्रुप से इन जनरल काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि आप पैसा लगाओ, टाटा की जितनी कंपनी में लोगों ने पैसा लगाया भाई, किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक हिस्ट्री रही है वैल्यूज़ की, सारी चीज़ों की। एंड मेरे फादर ने तो वोल्टास में काम भी करा, तो मैंने देखा है वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा होता है इन एंड आउट। एंड इसीलिए मेरे फादर भी मतलब काफ़ी एक अलग अलग टाइप की स्टोरीज़ वो बताते हैं। एंड बट हाँ यार, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, हम पूरा टाइमलाइन वाइज चलने की कोशिश करेंगे। एंड युवराज ने भाई पूरी रिसर्च करी, हमने अपनी तरफ से रिसर्च करी है। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें तो हमको नेचुरली भी पता है, बट हाँ भाई युवराज भाई तू स्टार्ट कर ले। बिफोर वी स्टार्ट मेरे को बस एक चीज़ बोलनी थी कि हम शायद टाटा ग्रुप में लोगों को बिलियनर्स लिस्ट में नहीं देखेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा वो कितने पैसे कमाते हैं। बट इफ़ यू गो टू द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया एंड आस्क अबाउट टाटा, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ट्रू वेल्थ इज़। क्योंकि हर एक बंदा, हर एक, लाइक आई थिंक दैट इज़ ट्रू वेल्थ कि आप जब जा रहे हो लोगों को टाटा के बारे में पूछ रहे हो, हर एक बंदा इंडिया में उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएगा जहाँ पर उनकी लाइफ कैसे ना कैसे टाटा ने चेंज किया। आई थिंक दैट इज़ ट्रू वेल्थ। एंड बहुत सारे लोग इसका इम्पोर्टेंस शायद अभी ना समझ पाए, बट इट इज़ क्रेजी एंड आई हियर अबाउट इट कि हम मतलब बिलियनर लिस्ट में नहीं देख के, बट द इम्पैक्ट दैट इज़, मतलब जो विजन था रतन टाटा जी का, कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी ने पूछा था कि हाउ डू यू वांट यू टू बी रिमेंबर्ड, उन्होंने कहा कि आई वांट पीपल टू रिमेंबर मी somebody who made a difference, nothing more, nothing less. That's it. How would Ratan Tata like to be remembered? Very quickly, what I said earlier, I'd like to be remembered as a person who made a difference. Not anything more, not anything less. सारी वेल्थ तो आई थिंक ऑलमोस्ट सब ने ही अपनी वेल्थ चैरिटी में डोनेट करी है, तो हाँ भाई इसीलिए। बट अबे तू स्टार्ट करना। हाँ, लेट्स गो। तो टाटा ग्रुप की एक्चुअली शुरुआत 200 साल लाइक के पहले हुई थी, एंड सबको लगता है कि जमशेदजी टाटा से हुआ था, बट उनके फादर थे, उनका नाम था नुसरवनजी टाटा। 1822 में ही वॉज बॉर्न इन गुजरात, एंड उनको स्टार्टिंग से मन था कुछ बड़ा करने का, कि लाइक मेरे को लाइफ में कुछ क्रेजी करना है। एंड उस वक्त की बात है, तो लाइक आप सब इमेजिन करो कि आप 1822 में हो, एंड तब की बात है कि इतना मतलब होता नहीं था कि गांव से आप शहर जा रहे हो, इतना सब नहीं होता था तब। 1822 ना, 1822 में बिजली थी, पता नहीं 1822 में इलेक्ट्रिसिटी थी। अब होगा भाई, कॉमन नहीं होगा। 1822 1700s में हुई है। मतलब 1800s में गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, एंड इलेक्ट्रिक मोटर जो थी वो भी नहीं डेवलप हुई थी। एंड मतलब उस टाइम पे जो होटल्स थे एंड जो यूजुअली घर वर भी होते थे उनमें भी बिजली नहीं होती थी, जितना मैं चेक कर पा रहा हूँ गूगल से। हाँ, बिजली तो बहुत लेट आई, और बिजली वाली स्टोरी में मैं आगे ऐड करूँगा कि होटल में बिजली नहीं होती थी, उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया टाटा ने। तो उनका मन था कि उनको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, एंड ही शिफ्टेड फ्रॉम गुजरात
टू मुंबई हम्म, इन दी 1822 में, एंड उन्होंने एक कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया वहाँ पे। एंड जैसे जैसे चीज़ें बेटर होने लगी, ये तब वो 20 साल के थे, अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए। पहले ऐसा होता था कि जल्दी शादी हो जाती थी, तो फैमिली के साथ ही शिफ्टेड टू मुंबई, एंड उन्होंने अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करा। एंड फिर उनका जब पहला बेटा हुआ जमशेद जी टाटा, उनको उस टाइम पे वो चाहते थे कि वो पढ़े लिखे हो बहुत ज़्यादा, तब उनको इंग्लिश सिखाई, उनको अच्छे स्कूल में डाला, सब कुछ कराया। एंड जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनको हांगकॉन्ग भेज दिया। अब एंड ये हांगकॉन्ग भेजने का टाइम मैं थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट दे दूँ, उस टाइम पे प्लेन नहीं होते हाँ, plane नहीं उस थे। टाइम पे मतलब गाड़ियाँ भी बहुत कम हुआ करती थी, बेसिक अमेनिटीज़ नहीं होती। तो अगर आपको इंडिया से हांगकॉन्ग जाना है तो आपको 20 दिन शिप में ट्रैवल करके जाना पड़ता था। तो ज़्यादा हाँ, भी हो सकता है। उस टाइम पे भाई कोई बाहर नहीं जाता था, इंडिया में जो है वो इंडिया में ही रहता था। तो वो गए हांगकॉन्ग, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे जाके, एंड देन ही केम बैक टू इंडिया। उन्होंने जो अपने पापा का कॉटन वाला एक्सपोर्ट बिजनेस था, उन्होंने उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाया कॉटन का, एंड उन्होंने कॉटन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। तो वहाँ से उनका मतलब वहाँ से पूरी कहानी की शुरुआत हुई। वहाँ से जमशेद जी टाटा ने जो एग्जिस्टिंग चीज़ें थी उसके ऊपर ऐड करना स्टार्ट किया, कॉटन मिल स्टार्ट किए, टाटा स्टील स्टार्ट करा। उन्होंने इंडिया का सबसे पहला 5 स्टार होटल बनाया जिसमें पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आई थी कोई होटल में। तो इसके पहले तक कोई भी 5 स्टार होटल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। एंड उन्होंने एक ऐसा होटल बनाया जिसमें लाइक इलेक्ट्रिसिटी होगी, एंड वो अभी इंडिया मतलब मुंबई में है, ताज महल पैलेस होटल। एंड वो लाइक सबसे मतलब अभी भी तक वो बहुत बड़ा होटल है। एंड एक चीज़ मैं बताऊंगा कि टाटा के वैल्यूज़ की बहुत अच्छी चीज़ है। तो 1874 में एम्प्लॉयज़ 100% नहीं आते थे। मतलब जैसे अगर आपने आज फैक्ट्री स्टार्ट करी है तो क्या होता है कि थोड़े लोग छुट्टी लेते हैं, थोड़े लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, और एवरीडे 100% लोग नहीं आते थे। और अगर लोग नहीं आ रहे तो आप ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे, और डायरेक्ट बिजनेस पर इफेक्ट करता था। अब नॉर्मल लोग क्या करेंगे, नॉर्मली लोग बोलेंगे कि ऐसे रूल्स बना दो ताकि लोगों को आना ही पड़े, कोई छुट्टी नहीं ले पाने तो जॉब चली जाएगी, वो चली जाएगी। एंड ये वो टाइम पे जहाँ पर लेबर्स के ऊपर बहुत दिक्कतें हो रही थी, लाइक उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ख़राब था। वो डिसीजन लेने के बदले उन्होंने प्रोविडेंट फंड्स लाए, मेडिकल इंश्योरेंस लाया, स्पोर्ट्स डे, अलग अलग इवेंट्स कराए इन लोगों के लिए ताकि ये लोग खुश रहे, ताकि वो खुश रहे और उनका मन करे ऑफिस आने का। एंड ये तब की बात है, अभी हमारे लिए बहुत नॉर्मल है क्योंकि चीज़ें रिफॉर्म हुई है, रेवोल्यूशंस आए, बट दिस वाज नॉट नॉर्मल बैक देन। एंड उन्होंने उस वक्त ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करी। और तो ये मतलब चीज़ जब मतलब उन्होंने किया, और इट अफेक्टेड बिजनेस में बहुत अफेक्ट हुआ। एंड लोग फिर उनको एज इंस्पिरेशन तब से लेना स्टार्ट करा कि सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, वो लोगों का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड आई थिंक टाटास की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यू कैन नॉट टीच वैल्यूज़। मतलब आप किसी को वैल्यूज़ नहीं बोल सकते कि तू अभी से सच बोल, आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड लोग वो फॉलो करते हैं। तो वो लोगों ने उनको देखा, उनको करते हुए देखा, एंड ऑटोमेटिकली वो उनके अंदर आई चीज़ें। एंड आप आज भी किसी टाटा के एम्प्लॉय से मिलोगे, आपको वो चीज़ें दिखेगी कि अभी तक वो कल्चर एक्टिव है। क्योंकि एक और चीज़ हुई थी कि 1861 में अमेरिका का सिविल वॉर हुआ था, एंड तब ना अमेरिका कॉटन ट्रेड बंद हो गया था ना। हाँ, कॉटन ट्रेड अमेरिका सप्लाई नहीं करता था, अमेरिका सप्लाई करता था, तो अमेरिका से सप्लाई बंद हो गया। तो उस वजह से टाटा को बहुत फ़ायदा हुआ, एंड 4 साल उन्होंने बहुत पैसे कमाए। उन्होंने लंदन में भी ऑफिस खोला, वो लंदन भी जाते थे और ऑफिस में मस्त चला, एंड 4 साल इट वाज द बेस्ट टाइम फॉर टाटा। लेकिन 4 साल बाद जब वॉर ख़त्म हुई तब मतलब सप्लाई बढ़ गया, अमेरिका से सप्लाई आने लगा, तो नेचुरल सी बात है कि टाटा पे थोड़ा डिमांड कम हुआ होगा। तो इन्वेस्टर्स बोलने लगे कि भाई पैसा वापस दो, पैसा इतना आ रहा था 4 साल, अब क्या हो गया अचानक। तो रैदर देन हिम गिविंग अप या उन्होंने सब किया, उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को जाके बोला कि आई अंडरस्टैंड दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, बट आई मेक श्योर कि वी गो थ्रू दिस एंड वी कम आउट सक्सेसफुल। एंड उस वक्त इन्वेस्टर्स ने उनकी ऑनेस्टी बहुत अच्छे से मानी। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को लगती है कि समबडी इतने कैलिबर, समबडी सो पावरफुल, इन्वेस्टर्स ने उन्हें कहा कि आप 20 पाउंड मंथली सैलरी पे काम करो। एंड उन्होंने वो टाइम पे जस्ट बिकॉज उनको मतलब वो उनके वर्कर्स को कोई दिक्कत ना हो कि ये सब चीज़ें बंद ना हो, उन्होंने 20 पाउंड सैलरी पर उस वक्त काम किया। एंड ही मेड श्योर कि दे गो आउट ऑफ दिस। एंड ये सेम इशू उनके पापा, मतलब ये सेम चीज़ उनके पापा के साथ भी हुई थी जब उनका कॉटन मिल का एक्सपोर्ट वाला बिजनेस ना मतलब बंद होने वाला था, और पैसे की इन्वेस्टर्स ने पैसे मांगने लगे थे। तो इन्वेस्टर्स को पैसे देने के लिए उनके पापा ने अपना घर बेचा
उससे पैसे चुकाए एंड बिजनेस को कंटिन्यूसली रन करा. तो आई थिंक इट इज़ इन द ब्लड कि वो लोग रोज़ देख रहे थे एंड आई थिंक वो वैल्यूज़ रोज़ देख देख के लोगों तक आई है. एंड इसीलिए हमारे हिस्ट्री बुक में उनका लाइक बहुत बड़ा रोल प्ले किया. एटलीस्ट हम जब मैं पढ़ता था तो ये सारी स्टोरीज उस वक्त भी बताई थी एंड तब से आई थिंक वो दिमाग में रह गया है. जब जमशेदजी टाटा एंड स्वामी विवेकानंद जी एक साथ शिप में फ्रॉम जापान टू ब्रिटिश कोलंबिया जा रहे थे एंड तब हुआ ये कि स्वामी विवेकानंद ने वो माचिस की बॉक्स निकाली और बोला कि यार जैसे जापान ये एक माचिस की बॉक्स बनाता है, हम क्यों नहीं बना सकते. एंड तब जमशेदजी टाटा के दिमाग में चीज़ें स्ट्राइक की यार कि इंडिया में ना तब ब्रिटिश रूल चल रहा था एंड सब अभी जो एजुकेशन सिस्टम जैसा है वैसा तब उस वक्त था वैसा ही अभी भी है. बट उस वक्त वॉज कि जो बोला वो करो, खड़े होने बोला तो खड़े हो जाओ, और जो बोल रहे वो करना सिखाते थे, अपना दिमाग लगाना नहीं सिखाते थे उस वक्त के एजुकेशन के टाइम पे. एंड जमशेदजी टाटा ने जब ये बात सुनी ही वॉज लाइक यार जो जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो चाहते कि इंडिया में भी आए. एंड दैट वॉज द सीड. एंड थोड़े सालों बाद 1898 में जमशेदजी टाटा को फील हुआ कि वी नीड साइंस, हमें चाहिए कि लोग अपना दिमाग भी यूज़ करें, सिर्फ अपना हाथ यूज़ ना करें. एंड उस वक्त पे 30 लाख रुपए खुद के जेब से इन्वेस्ट करके उन्होंने इंडिया का सबसे पहला साइंस इंस्टीट्यूट बनाया. एंड ही नीडेड मोर 70 lakhs. इंडियन इंस्टीट्यूट उनके वेबसाइट पे बता रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट बाय विजनरी पार्टनरशिप बिटवीन जमशेदजी टाटा एंड मैसूर रॉयल फैमिली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मैसूर फैमिली ने उनको लैंड दिया, जमशेदजी टाटा ने 30 लाख. बना उनकी डेथ के बाद. हाँ, सब कुछ उनके डेथ के बाद ही बना है. टाटा स्टील भी उनके डेथ के बाद बनी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी उनके डेथ के बाद बना है. तो चलाया दौरभजी टाटा ने है, लेकिन उन्होंने सब स्टार्ट कर दिया था कि वो चाहते थे कि इंडिया में रिवोल्यूशन जल्द से जल्द आए. तो उनका विजन वॉज कि यार वो रह ना रहे, उनको चाहिए कि इंडिया में सब कुछ अच्छी हो. तो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए अपने जेब से उस वक्त 30 लाख रुपए डाले. एंड उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को चिट्ठी लिखी कि वो माचिस के बॉक्स का जो मतलब जो वो माचिस का बॉक्स का जो आपने चीज़ें बताई थी वो मुझे बहुत इंस्पायर किया. एंड मैं चाहता हूँ कि इंडिया में एक ऐसी इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर लोग साइंस सीख सके. एंड इस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए हमें और 70 लाख लगेंगे. अब स्वामी विवेकानंद जी ने रिप्लाई दिया कि जो बंदा खुद अपने जेब से 30 लाख डाल सकता है, 70 लाख ढूंढने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी. एंड तब तो इतना टीवी वगैरह होते नहीं थे, तो पैम्पलेट्स बटे, लोगों के पास पैम्पलेट्स गए एंड धीरे धीरे करके डोनेशंस आने लगी. तो मैसूर रॉयल फैमिली ने एकर्स ऑफ लैंड दिए एंड हैदराबाद के राजा ने थोड़ा डोनेशन भी करा. एंड सबसे पहला फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का सबसे पहली इंस्टीट्यूट इंडिया में बनी. एंड वन ऑफ द बेस्ट चीज़ उसकी यह है कि विक्रम साराभाई हु इज़ द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, होमी बाबा हु इज़ द फादर ऑफ लाइक द न्यूक्लियर प्रोग्राम, एंड CV रामन जो नोबेल प्राइज़ जीते थे वो वहाँ के डायरेक्टर थे. तो ये सारे वहाँ पर पढ़े. तो आज जो हम स्पेस देखते हैं, आज जो हम इंडिया न्यूक्लियर पावर है देखते हैं, अगर शायद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नहीं बना होता जो बैंगलोर में ही है, तो शायद ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता. एंड इतने सालों पहले इसकी सीड मतलब लगाई थी कि 1800s में दिस स्टार्टेड एंड अभी जाके हमें उसका रिजल्ट दिखा है. तो अ स्मॉल आइडिया विद एक्सट्रीमली ग्रेट एग्जीक्यूशन एंड विलिंगनेस कितना ज़्यादा चेंज ला सकता है, कितना बड़ा डिफरेंस ला सकता है. समथिंग वेरी लाइक ट्रूली रिमार्केबल व्हेन यू हियर अबाउट इट. एंड ये एक दो चीज़ें मैंने भी नोटिस करी है कि जो ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ होते हैं ना, वो यूजुअली ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो आप स्टार्ट तो कर सकते हो बट आप उनके फ्रूट्स इंजॉय शायद ना कर पाओ. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जमशेदजी टाटा ने जमशेदजी की बात हो रही है, जमशेदजी टाटा ने आई थिंक टाटा स्टील बिल्ड करा था, उन्होंने ये इंस्टीट्यूट बिल्ड करा था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बिल्ड करी, बट उसका जो फ्रूट था वो उन्होंने इन्जॉय नहीं करा. उन्होंने वो सक्सेसेस अपनी आंखों से नहीं देखी, उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने वो सारे फ्रूट्स इन्जॉय करे. एंड सेम चीज़ जैसे आज की डेट में अगर एलॉन मस्क को भी हम लें, ठीक है, तो पूरा दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं कि भाई मार्स पे लेके जाएंगे लोगों को, ये करेंगे वो करें. देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इस लाइफ टाइम में हम भी शायद ना देख पाए लोगों को मार्स तक पहुंचते हुए, बट नेक्स्ट लाइफ टाइम में नेक्स्ट 100 years में डेफिनेटली ये चीज़ हो जाएगी. एंड यूजुअली मैंने देखा है जितनी भी रेवोल्यूशनरी चीज़ें होती है ना, उनको बिल्ड करने में काफ़ी टाइम एंड एनर्जी लगती है. अगर आप कुछ भी नया करने निकल रहे हो, काफ़ी टाइम आप बस प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हो, रिजल्ट आपको नहीं मिलता. तो
और वियर्ड चीज़ है, काफ़ी सारे लोग नहीं समझ पाते, कि भाई पूरी ज़िंदगी मेहनत करो एक चीज़ के लिए एंड उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, एंड रिजल्ट में भी किसी और को कभी मिलेगा, आपकी फैमिली में, या फिर जो जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट भी आप इस लाइफ में नहीं देख पाओगे, और तब भी आप करते रहो मेहनत। एंड वो पता होता है लोगों को, मतलब जब वो काम कर रहे थे उनको पता होगा कि मैं यार ये स्टील प्लांट बिल्ड तो कर रहा हूँ बट मैं इसको अपने सामने कंप्लीट होता हुआ देख नहीं पाऊँगा, मैं जो इंस्टीट्यूट बिल्ड कर रहा हूँ मैं इसको कंप्लीट होता हुआ देख नहीं पाऊँगा। मैं ये माचिस जो मेरे को स्वामी विवेकानंद जी ने बताई है, ये शायद मैं बना भी ना पाऊँ अपने लाइफ टाइम के अंदर, बट वो स्टिल वो बिल्ड कर रहे थे नेक्स्ट जनरेशन। आई थिंक वो बहुत कम लोग इतना लॉन्ग टर्म सोच पाते हैं। आज तो भाई 2 साल में हमको करोड़पति बनना होता है। आई थिंक इतना सेल्फलेस होना बहुत मुश्किल भी है कि आप क्योंकि ये सब इज़ फॉर द ग्रेटर गुड। आप इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा भी नहीं, आप बस सेल्फलेसली बना रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि आप ग्रो, मतलब सब लोग ग्रो करें। एंड वो आई थिंक बहुत अच्छी ट्रेट है पूरे टाटा ग्रुप में। हो सकता है यार, मतलब हमको सेल्फलेस लगता हो, उनको मे बी उस चीज़ में मज़ा आता हो सकता है काफ़ी वो चीज़ें इंजॉय करते हो, उसी से हाई मिलता हो, तो उसमें लोगों का भला भी हो जाता होगा। बट हाँ भाई, उनकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग है कि लोगों के लिए ही करना है। लाइक देयर इज़ नो, अगर लोगों को मज़ा नहीं आ रहा तो कुछ फ़ायदा नहीं करने में, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड इसीलिए इतना जब मैं थोड़ा देख भी रहा था और मैं पढ़ भी रहा था तो मुझे थोड़ी चीज़ें पहले से पता थी, बट जब मैं और चीज़ें पढ़ के मुझे पता चल रही थी तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आ रही थी कि कोई इतना ज़्यादा विजनरी कैसे हो सकता है कि 200 साल पहले सीड हुई थी और अब जाके उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे से दिख पा रहे हैं। एंड इतना अच्छे से सब कुछ सही, हर स्टेप पे सही डिसीजन लेना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड वो जिस तरह लिया गया था वो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है कि 1800s में इतना बड़ा सोचना कि मैं शिफ्ट होऊंगा और फिर अपने बेटे को हांगकांग भेजूंगा, ये सिर्फ सोचने में ही कितनी बड़ी बात है। कितने सारे लोग उस वक्त कहे होंगे कि यार ये सब मत कर, बट गोइंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द विजन दैट यू हैव इज़, मतलब ये बहुत कम लोगों में आई थिंक इतनी अच्छी क्वालिटियाँ हो सकती है। भाई वेंकी आप कंटिन्यू कर लो भाई आगे। बिफोर आई एक बार जमशेद जी टाटा ने क्या क्या करा वो बता दूँ? हाँ बता दे। सो इन द जमशेद जी टाटा जब टाटा ग्रुप पूरा कंट्रोल करे थे तब सबसे मेन चीज़ उन्होंने स्टार्ट करी थी वॉज द स्टील प्लांट। एंड आज आई थिंक पूरे वर्ल्ड में इंडिया को स्टील के लिए जाना जाता है। एंड उन्होंने वो बन नहीं पाया था ना आई थिंक। हाँ, जब वो जिंदा थे तब तक तो बनना मुश्किल था, तब नहीं बन पाया। जो पावर प्लांट भी है उन्होंने स्टार्ट करा था। एंड इंडिया का सबसे पहला 5 स्टार होटल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जमशेद जी टाटा ने स्टार्ट करा था, ताजमहल पैलेस। आई थिंक वो बनते हुए देख लिया होगा ना, वो शायद बनते हुए देखा होगा। एंड ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो जो वन ऑफ द टॉप चीज़ है जो अब अभी भी हम देखते हैं, अभी भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो इतना पहले स्टार्ट हो गई थी। एंड दैट इज़ व्हाट जमशेद जी टाटा डिड। तो मेरे को तो गूज़बम्स आ रहे बोलते वक्त भी, बट ये मेन चीज़ें थी। बट उस पूरे प्रोसेस में सब कुछ उन्होंने ऐसा बिल्ड किया कि लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो। आई थिंक अभी भी जो उन्होंने बनाए थे टाटा स्टील इवेंट, ताज होटल, ये सब स्टिल दे आर ऑन द टॉप्स, अभी टॉप में काउंट करते हैं उनको। तो आई थिंक दैट हैज़ बीन वो जनरेशनल वाइज काफ़ी अच्छे से फॉलो अप हुआ है सभी के पास। सेम गोज़ विथ इनके बाद जो आए थे दौरब जी टाटा, उस टाइम पे ना वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में थे, जितना मैंने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा लॉस में थे वो। उनको टाटा स्टील भी नहीं चल रहा था, उनके लोन चुकाने थे। एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, उनको है ना वर्ल्ड वॉर वन के टाइम ब्रिटिशर्स उनसे स्टील मांगते हैं, तो टाटा स्टील की तरफ से दौरब जी टाटा उनको स्टील देते हैं। एंड फॉर ट्रेन्स एंड फॉर टैंक्स, जो मिलिट्री टैंक्स होते हैं, ऑलमोस्ट 2,90,000 तक का टन ऑफ स्टील दे दिया जाता है। एंड उस टाइम वर्ल्ड वॉर वन के टाइम उस स्टील की वजह से वो स्टील इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इवन तो कुछ बंदूक का गोली भी गिर रहा था उस पर तो वो टूट नहीं रहा था, इट वॉज सेफ। उस वजह से काफ़ी मिलिट्री ऑफिसर्स की जान बची। तो बेसिकली एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने बोला था कि टाटा स्टील सेव्ड अस। यार इस पर हमने डिसाइड पता है ये वीडियो बनाने का इसलिए भी करा क्योंकि जैसे जितने भी बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं, मैं और युवराज सेम ही बात कर रहे थे कि सब पे कोई बायोग्राफी बन जाती है, कोई मूवी बन जाती है,
कोई वेब सीरीज़ बन जाती है, कोई बुक लिख देता है, कोई खुद ही बुक अपनी लिख देता है। बट पूरे जो टाटा ग्रुप है पूरा बहुत ही प्राइवेट है, बहुत ही फैमिलीज़ भी बहुत प्राइवेट हैं, उनके पर्सनल रिलेशंस भी बहुत प्राइवेट हैं, जो चीज़ें करते हैं वो भी बहुत प्राइवेट हैं, एंड ज़्यादा सेल्फ प्रमोशन करा ही नहीं है। जैसे इवन जो मिल्स भी थी उनकी, जो जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट करी थी, उसका नाम भी एम्प्रेस मिल था, एंड वो नाम भी उन्होंने अपने ऊपर नहीं रखा था। एंड जो ये जमशेदपुर जो टाउन का नाम है वो उन्होंने खुद नहीं रखा था, वो वहाँ पे आई थिंक जो रूलर थे उन्होंने वो नाम रखा था टाउन का। तो मतलब इसीलिए हमने यार, हमको भी लगा कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आई होप हम कोशिश करेंगे काफ़ी चीज़ें कवर करने की, एंड वो शेयर करना, वो सारी चीज़ें एटलीस्ट डॉक्यूमेंट करना। थोड़ा सा हम अपने एंड से इतना हम बता पाएँ वो सब तो करें। हम ट्राई कर रहे थे भाई चीज़ें निकालने की कि उनकी बचपन में क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हिस्ट्री है, कैसे पले बड़े। नहीं मिलता, कुछ डेटा नहीं है भाई। हाँ, मतलब इसी में मैं ऐड करता हूँ, तो जब मैंने भी जो मेरी भी रिसर्च थी उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें ही, नॉट ओनली अबाउट रतन टाटा जी बट पूरे फैमिली की थी। जैसे दोराबजी टाटा जी के बारे में जब मैंने बताया कि उन्होंने दुनिया का सबसे महंगा और उन्होंने दुनिया का सबसे महंगा डायमंड खरीदा था, तो लोगों को काफ़ी हद तक शायद यही लगे कि यार वो शायद ऐसी स्टाइल थी उनकी। बट बहुत कम लोगों को पता होगा कि ड्यूरिंग हिज टेन्योर जब जो टाटा स्टील थी उनकी वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई थी, मतलब उन्होंने वो एस्टैब्लिश कर दी थी जो स्टार्ट किया था उनके फादर ने। और ऐसे में उस ब्रांड का नाम बड़ा हुआ बहुत इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर 1 जिसको नहीं पता होगा, तो इंडिया उसका एक्टिवली पार्ट नहीं था क्योंकि इंडिया का कुछ पर्सनल एजेंडा था नहीं, क्योंकि वो ब्रिटिश के अंडर आता था, इसलिए इंडिया ने सपोर्ट किया था। इंडिया के ट्रूप्स गए हुए थे अलग अलग जगह पे और बहुत अच्छे से इंडिया ने पार्ट लिया था उसमें। और ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया में स्टील की कमी हो गई थी, मेटल की कमी हो गई थी, मतलब इतना था कि लोगों के पास चम्मच नहीं होती थी, प्लेट चम्मचों की कमी होती थी, हर चीज़ जो भी मेटल दिख रहा है उससे सिर्फ गोलियां बन रही हैं। तो ऐसे में टाटा स्टील जो है उसने वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था। उनके स्टील से टैंक्स बने थे, जो ब्रिटिशर्स ने अपने टैंक्स बनाए थे, और वो टैंक्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि अगर उस पर मिसाइल गिरती थी तो टैंक को कुछ नहीं होता था। इंडिया का नाम, स्पेशली टाटा का नाम, वर्ल्ड में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि यार ये एक ब्रांड है जो वर्ल्ड का बेस्ट स्टील बनाता है। और नॉट ओनली दिस, मैं इसमें ऐड करता हूँ, जैसे आपने जमशेदपुर की बात करी, तो टाटा स्टील जो प्लांट है, मतलब मैं जमशेदपुर गया हूँ बहुत बार, मेरे फैमिली वाले लोग हैं वहाँ पे। मेरे लिए वो पूरी प्रोसेस एक बहुत इंटरेस्टिंग थी जो वहाँ पे देखा कि एक सिटी के बीच में प्लांट है और चारों तरफ सिटी बनी हुई है उसके। इसमें ये होता था कि वो बेसिकली कनेक्टेड थी वो सिटी, जो बेसिकली ये मेरे लिए इस चीज़ को दर्शा रहा था कि यार एक प्लांट इज़ द सेंटर, वो एक न्यूक्लियस की तरह था और उसके आगे चारों चीज़ें बनी हुई हैं हर जगह। और वो सिटी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई भी आप में से ना इसको ऐसे एक ना वेकेशन स्पॉट भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सी एक छोटा सा टाउन है, बहुत उन्होंने अच्छे से बनाया, वहाँ पे ज़ू ये सब क्रिएट किया, पूरी सिटी उन्होंने ही क्रिएट करी। इसलिए उस सिटी के 2 नाम हैं, एक तो जमशेदपुर और दूसरा टाटा नगर, क्योंकि वो उन्हीं का है। बट आप वहाँ जाओगे तो बेसिकली हर एक पत्थर, हर एक सड़क पे यू कैन फील कि टाटा का माइंडसेट कैसा रहा है। मैं कमिंग फ्रॉम स्टील सिटी इटसेल्फ, मैं भी भिलाई से हूँ जहाँ पे स्टील प्लांट है। आई थिंक एक पॉइंट तक वो एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट था, भिलाई स्टील प्लांट, जो सेल ने बनाया था। तो मेरे लिए वो चीज़ देखना बहुत इमोशनल था। मैं इतना कनेक्टेड नहीं हूँ जो सेल ने किया है भिलाई में, बट मेरे को टाटा की स्टोरी ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था वो एक्सपीरियंस। भाई क्रेजी लग रहा है, मैंने ना मैप खोला है, जमशेदपुर काफ़ी प्लान ऐसा लग रहा है, अलग अलग माइंस हैं, टेल्को कॉलोनी है। हाँ, टेल्को बंद हो गई थी ना? टेल्को भी टाटा का ही था। वाह, कहाँ पे प्लांट, कहाँ पे? आप प्लांट सर्च कर लो सीधा, वो दिख जाएगा। हाँ ये रहा, हाँ प्लांट है बीच में, और उसके चारों तरफ पूरी ऐसे सिटी बना रखी है भाई। ओ बहुत बड़ा प्लांट है। हाँ, ये इंडिया का पहला स्टील प्लांट था। मैं जहाँ से रहता हूँ वहाँ पे प्लांट का वहाँ पे प्लांट ऐसे कि वो एक कोने में
सिटी से एक कोने में, उसके बाद पूरी सिटी बनी है। तो मैं कभी कनेक्टेड नहीं रहा, ऑल्दो मेरे पापा उसी प्लांट में काम करते थे, बट वो इमोशंस नहीं दे पाया मेरे को वो प्लांट, जिससे ज़्यादा इमोशन मैंने टाटा सिटी में जाके देखे। और हमारे लिए तो भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारी टीम में भी काफ़ी लोग हैं जो उस सिटी से आए हुए हैं। जैसे शक्ति जो हमारा लीडर है वो है, इससे पहले हमारी टीम में एक राहुल करके था। और मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी कि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं वहाँ पे। खून में आ गया हाँ और मिट्टी में आ गया। करेक्ट। और मतलब मैं वहाँ के लोगों को भी जानता हूँ पर्सनली जो जमशेदपुर में रहते हैं। मेरे को सब वहाँ पे मेहनती ही लोग दिखे हैं, सब कुछ ना कुछ लगे हैं, और बहुत बहुत स्वीट लोग लगे मेरे को, बहुत हेल्पफुल लोग मुझे जो भी मिले मेरे को। मैं बहुत बार गया हूँ वहाँ, अलग अलग टाइम पे मैं वहाँ रहा, मुझे बड़ा मज़ा आया वहाँ के लोगों को देख के। आई थिंक एक माइंडसेट भी शिफ्ट हुआ होगा वहाँ के लोगों का। सुनने में बहुत अजीब लगता है कि मतलब एक स्टील प्लांट ने कैसे जनरेशन्स ऑफ लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया, एंड कैसे एक पूरी सिटी बिल्ड है उस प्लांट के अराउंड। आई थिंक एक बिजनेस जैसे बिल्ड होता है ना, उससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उसको मेजर करने का वो एक राइट तरीका नहीं है। क्योंकि कभी कभार बहुत एक बिजनेस एक पूरी कंट्री को बदल सकता है। एंड इंडिया में भी कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, अगर आप उनको हिस्ट्री से हटा दो तो इंडिया की ग्रोथ शायद 10 टाइम्स पीछे चली जाए। एंड ऐसी जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनमें भी सेम रहा है कि भाई बड़े बड़े बिजनेसेस आए हैं, उन्होंने बिल्ड करी है कंट्री। बट दौरव जी के बाद मिस्टर JRD टाटा आए थे। ये फ्रांस में पले बड़े थे, एंड इन्होंने सबसे क्रेज़ी चीज़ें करी मेरे साथ मतलब भाई ये अब इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ये प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, यहाँ पे कुछ ऐसा ऊट पटांग नहीं हो रहा है, कोई मौज मस्ती नहीं कर रहा है, सब भाई अपना सीधी लाइन से चल रहे हैं कि भाई बेसिक काम करते हैं। और जितनी कंपनीज भी हैं वो सब लाइक हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, कोई दाल चावल की कंपनी है, किसी की बहुत बेसिक सर्वाइवल ओरिएंटेड कंपनीज़ है, ठीक है। JRD टाटा आते हैं, उनका गोल है कि भाई मेरे को नेक्स्ट लेवल इनोवेशन करनी है। एंड इससे पहले दौरव जी के टाइम पे एंड टाटाज ने काफ़ी सारी चीज़ों में स्ट्रगल करा था। जैसे स्टील वाले पार्ट में भी उनको लॉसेस हुए थे, फिर उन्होंने रिकवर करा। एंड सबके टेन्योर में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे थे, बट JRD टाटा ने इनोवेशन को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रखी है। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें करी। जैसे होता क्या है ना कि मैं थोड़ा पढ़ भी रहा था इनके ऊपर, क्योंकि यार इस टाइम पे प्री इंडिपेंडेंस अभी राज कर रही हैं दूसरी कंट्री, एंड सबसे पहला वो चीज़ क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें उन्होंने ऑफकोर्स अपने टेन्योर में स्टार्ट करी, बट टाटा एयरलाइंस बिल्ड कर रहा हूँ। एंड जिन लोगों का देखो आज एयर इंडिया काफ़ी लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड थोड़ा गिर गया है, ठीक है, बट विस्तारा का अभी भी तगड़ा है स्टैंडर्ड। विस्तारा स्टार्टर है उस टाइम पे। हो गया। हाँ एयर इंडिया अब तो टाटा ही हो गया, एयर इंडिया भी वापस खरीद लिया। बट एयर इंडिया जब स्टार्ट हुआ था वो एज अ लग्जरी एयरलाइन स्टार्ट हुआ था। एंड अगर फोटोज़ आज भी उठा के देखो तो भाई पूरा इंडियन आर्टवर्क है उसके अंदर, बहुत सुंदर है। जो बाथरूम्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो सीट्स हैं, पूरा एक लग्जरी एक्सपीरियंस एक क्रिएट करा था उन्होंने एयरलाइंस के थ्रू। एंड वो खुद भी ट्रैवल करके बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो बहुत पर्टिकुलर थे कि मतलब इवन एक बार एक स्टोरी है कि वो अपनी खुद फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, एंड उनके साथ में एक मिनिस्टर बैठे थे। एंड वो मिनिस्टर देखते हैं कि यार ये उड़ के चले गए, एंड वो 1.5-2 घंटे बाद वापस आ रहे हैं। तो पूछते कि कहाँ गए, तो वो तो कुछ नहीं हुआ, बस चक्कर लगा रहा था। एंड पता चलता है कि वो पहले एक वॉशरूम गए थे, वहाँ पे टॉयलेट पेपर सही नहीं रखा था, तो उन्होंने देखा भाई सही नहीं रखा, तो उन्होंने फिक्स करा। फिर वो पूरी फ्लाइट में सारे टॉयलेट्स एक एक करके वो गए, एंड सारे उन्होंने टिश्यू पेपर सही करे, वहाँ पे टॉयलेट पेपर सही करे सारे पूरी फ्लाइट के अंदर। एंड फिर उसके बाद वो बेसिक रूल चेंज करे सारी चीज़ें। तो बहुत पर्टिकुलर थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके, एंड बहुत अटेंशन टू डिटेल के साथ बहुत चीज़ें बिल्ड करी, एंड काफ़ी नई नई चीज़ें स्टार्ट करी। सबसे पहली तो भाई एयरलाइन स्टार्ट करना, जिन लोगों को पता नहीं है एयरलाइन स्टार्ट करना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है आज की डेट में। अगर आपको एयरलाइन स्टार्ट करनी है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट बिजनेस आज की डेट में भी।
मतलब आज अगर लेट्स से आप प्लेन बना लो, ठीक है, उस प्लेन को टेस्ट करने के लिए आपको 8 साल देने पड़ेंगे। उस 8 साल के बाद जो बाकी कंपटीशन है आपको आने भी नहीं देगा, आपके प्लेन उड़ने भी नहीं देगा, एंड उसके बाद आपको वो टेस्ट ट्रायल रन करने हैं, उसको पास करना है, फिर जाके आप उस मार्केट में शायद compete कर पाओ जहाँ पे पहले से मोनोपलाइज प्लेयर्स हैं। तो ये तो आज की बात है। आज भी सबसे मुश्किल बिजनेस एयरप्लेन बिजनेस, और रॉकेट्स के जस्ट बाद आता होगा, एंड उसके वो सेम चीज़ कर पाना उस टाइम में जहाँ पे प्लेन्स ही एक बहुत नई चीज़ थी, एंड इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सब फाइट कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, वहाँ पे एक लग्जरी बिजनेस क्रिएट करना, उसके लिए दम चाहिए भाई। मतलब एक नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं कर सकता, यानी बहुत एक विजनरी आइडिया था। एंड दुख ये भी होता है कि वो आइडिया क्रिएट करा था उन्होंने, सक्सेसफुली चलाई दी वो एयरलाइंस, नॉट जस्ट बनाई दी, वो चलाई दी, बट इंडिया ने काफ़ी सारी कंपनीज़ को नेशनलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से वो एयरलाइंस उनके कंट्रोल से निकल गई थी, एयर इंडिया उनके कंट्रोल में नहीं थी। आपको एक अच्छी चीज़ पता है हाँ, कि बता। इवन आफ्टर नेशनलाइज हो गई थी, उनको वापस हाँ, नेहरू ने बोला चलाने कि के लिए आप बोला। वापस चला सकते हो, तो मैंने कहा हाँ व्हाई नॉट, एंड उन्होंने एयरलाइंस फिर वापस चलाई, इवन व्हेन इट वाज एयर इंडिया एंड अंडर इंडिया, उसके बाद भी वो सो पैशनेट कि उन्होंने एयर इंडिया को भी थोड़ा चलाया। एंड दिस शोज़ कि क्या वो उनका माइंडसेट था पूरी फैमिली का, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि सैलरी के बिना उनके जो हाँ हाँ सही, फोर सबसे फादर्स अच्छी थे बात उनको नहीं मिल रहा, उन्होंने एक सैलरी में काम किया था अपने ही कंपनी में, और अभी भी जब एक कंपनी से उसके हेड को निकालते हैं तो बहुत मुश्किल होता है इसके लिए वापस आना, ऐसे सिर्फ जॉब करूँ, लोग नहीं कनेक्ट करना चाहते, बट वो उनका माइंडसेट है कि टूवर्ड्स द पीपल, कि लोगों का अच्छा हो रहा है ना इसमें, हाँ मैं करूँगा। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मुझे इसके बारे में पता चला। हाँ, ये बहुत ही मतलब वो सोच पाना बहुत क्रेजी था कि इंडिया की फर्स्ट, उस टाइम में इंडिया में एयरलाइंस बनी ही नहीं थी उस टाइम पे, मतलब बिजनेसेस थे बट इंडिया में प्लेन नहीं बनते थे। वो एक इतना बड़ा स्टेप लेना कि भाई प्लेन बनाएंगे इंडिया के अंदर और फिर वो सक्सेसफुली चलाना भी, वो बहुत ही क्रेजी था। उसके साथ साथ उन्होंने आज जो हम TCS देखते हैं, पूरा TCS उन्होंने स्टार्ट करा था। TCS में पूरा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, जो सर्विसेज आउटसोर्स करने का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वही मेरे हिसाब से TCS ही लाया था। वो कितना रेवोल्यूशनरी है अभी सोचना भी, क्योंकि अभी बोलना बहुत आसान है क्योंकि अभी हम देखते हैं, बट आउट ऑफ मतलब आपके पास कोई, अब हमारे पास यूट्यूब है, न्यूज़पेपर है, इतना इंस्पिरेशन के लिए, इतने आइडियाज़ के लिए, बट उस वक्त उतना भी नहीं था। एंड कमिंग अप विद दिस आइडिया, एंड सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने बोली थी कि इम्प्लीमेंटिंग इट, जिस स्केल पर आज TCS है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर इंडियन रेलवेज, वो कितनी बड़ी बात है कि लाइक उसकी सीड कब उन्होंने स्टार्ट करी थी। आई थिंक बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एंड समथिंग, ये बहुत क्रेजी। एंड ये रेफरेंस पॉइंट अगर मैं बताऊं लोगों को, तो 1968 में जब उन्होंने TCS बनाया था, तब कंप्यूटर्स यूज़ में नहीं थे। कंप्यूटर्स उस टाइम पे चलते नहीं थे, है ना? आपको याद है? नहीं, मेरे को इसका आइडिया आप ये याद कैसे होगा? मैं भी क्या क्वेश्चन पूछूं? उसके- उन्होंने बोला तो ऐसे भाई आपको। याद है। हाँ भाई सही बट हाँ, अभी भी मतलब उस टाइम पे ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल था, बट सर्विसेज आउटसोर्स करी जाती थी। एंड उस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी थी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करी थी, टेल्को करके। एंड टेल्को भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस था, प्लस सॉल्ट वाला बिजनेस जो आज सब टाटा जिसके लिए फेमस है भाई घर घर में। एंड उसके अलावा कैंसर जो इंस्टीट्यूट था उसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आगे लेके गए, सारी चीज़ें करी। एंड ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स, जो आज हम गाड़ियाँ देखते हैं, सारी चीज़ें, वो भी JRD टाटा ने ही स्टार्ट करी थी। एंड ये बेसिकली आप रेफरेंस पॉइंट के लिए बताऊँ तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो JRD टाटा के अंडर ही आया था, उन्होंने ही सारी चीज़ें बिल्ड करी थी। एंड काफ़ी सारी चीज़ों को सक्सेसफुल होते हुए इतने अच्छे से देख नहीं पाए, बट उन्होंने स्टार्टिंग बहुत बढ़िया करी एंड अपने टेन्योर में उन्होंने काफ़ी नेक्स्ट लेवल खींचा टाटा को। हाँ बहुत ही ज़्यादा। ही वॉज इंडियाज़ फर्स्ट पायलट और उनके लाइसेंस में नंबर 1 है।
भाई मतलब वो उस वक्त के मतलब वो उस वक्त इतनी सारी इनोवेशन कर रहे थे, वो बीट आईटी, बीट एरोप्लेन्स, ये सारी चीज़ें मुझे सोच के थोड़ा सा वो लगता है कि अभी IIT उन्होंने बनाया था। नहीं, आईटी सेक्टर अच्छा, में इतना अच्छा, बड़ा रोल प्ले करना, एरोप्लेन वाले सेक्टर में इतना बड़ा रोल प्ले करना, लाइक अभी जिस तरह हम इलॉन मस्क से इंस्पायर होते हैं, कल्पना चावला जो इंडिया के साइड से सबसे पहली वुमेन स्पेस में गई थी, उन्होंने अपने साथ में JRD टाटा का फोटो रखा था। शी वॉज सो इंस्पायर्ड बाय हिम। भाई, उन्होंने काम भी इतना नेक्स्ट लेवल करना है। इसको सुन के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आती है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें करी जो इतनी इनोवेटिव थी, एंड चांसेस ऑफ फेलियर इतना ज़्यादा हाई है इन चीज़ों में, फिर भी उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना, आई थिंक वो समथिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है सुन के। आई थिंक इंडिया में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन इन सारी चीज़ों की वजह से ही आया है। अगर शायद टाटा नहीं होते या ये सारी चीज़ें नहीं होती, लाइक जैसे इतना सारा एम्प्लॉयमेंट लाना, अगर ये सब नहीं होता तो शायद हम इतने बड़े स्केल पर आज इंडिया नहीं आ पाता। इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री से इतना ऊपर आई थिंक इन JRD टाटा के टेन्योर में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया होगा। इस पे पता है मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं उसमें, कि टाटा जो भी चीज़ कर रहा था वो बिजनेस के लिए नहीं कर रहा था कि मैं ये बिजनेस कर लेता हूँ मुझे इसमें इतना प्रॉफिट मिलेगा। उनका पूरा माइंडसेट ये लगता था कि मैं इंडिया को कैसे बेटर कर पाऊँ। तो आप देखो उन्होंने सबसे ज़्यादा, उनके ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो हर जगह भी हैं और काफ़ी उनके ब्रांड्स फेल भी हुए थे। इसलिए जो रतन टाटा जी का जो डिमाइज़ है वो पूरे इंडिया के लिए एक पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे लाइफ में मैं ना चाहते हुए भी मैंने ऐसी कई चीज़ें फील करी हैं जो उनके थ्रू हुई हैं। बी इट एज सिंपल एज कि टाटा सॉल्ट इज़ नॉट जस्ट ए सॉल्ट। मेरे लिए नॉर्मल सॉल्ट का मतलब ही टाटा सॉल्ट होता है, कि टाटा सॉल्ट यूज़ करते हैं, टाटा का नमक है। तो ये मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिज़नेस अच्छा होगा इससे पैसे कमाएंगे इसलिए करते हैं, बट टाटा जो भी चीज़ें करी वो देश के लिए थी। बट यस, आफ्टर JRD टाटा, तो जब JRD टाटा अपने टेन्योर में थे तब से ही रतन टाटा ने अपना काम टाटा में स्टार्ट कर लिया था। एंड एक्चुअली जिन मतलब कम शायद सबको ना पता हो, लेकिन रतन टाटा जी उन्होंने न्यूयॉर्क में पढ़ाई की है, एंड वो एक आर्किटेक्ट थे, एंड उनके पापा चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन वो उनकी दादी ने कहा कि जो इसका मन उसे करने दे। एंड वो अपनी दादी के साथ ही रहते थे, वो मम्मी पापा सेपरेटेड थे, तो इस वजह से दादी के साथ रहे, तो दादी का सुनना पड़ा पापा को, एंड उन्होंने आर्किटेक्ट किया, एंड न्यूयॉर्क में उन्होंने मतलब आर्किटेक्ट बन गए, एंड देन ही शिफ्टेड टू LA, एंड वहाँ पर 2 साल उन्होंने एक आर्किटेक्ट वाले फर्म में काम किया, आर्किटेक्ट की तरह। वो खुद ऐसा कहते हैं कि उनका मन नहीं था रिटर्न आने का, उनको था कि हिल शिफ्ट देयर, वो जो काम करे मस्त है एंड सॉर्टेड है। लेकिन उनकी दादी थोड़ी बीमार हो गई, एंड उनकी दादी ने एक बार बुलाया, एंड वो इतने ज़्यादा क्लोज थे अपनी दादी से कि पूरा ज़िंदगी उन्हीं के साथ रही है। ही शिफ्टेड टू इंडिया में शिफ्ट हुआ, एंड जैसे वो शिफ्ट हुए थोड़े टाइम बाद वो जमशेदपुर शिफ्ट हो गए। उन्होंने टाटा स्टील में एकदम ही ग्राउंड लेवल पर काम किया, वो उनके वर्कर्स के साथ भी काफ़ी टाइम रहते थे, एंड ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि मतलब इट फील्स लाइक सिंस ही वॉज द सक्सेसर, मतलब उनको बहुत सारे एडवांटेज हुए होंगे, बट जस्ट बिकॉज ही वॉज द सक्सेसर उनके साथ जानबूझ के ऐसा ट्रीट किया था ताकि वो सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाए। तो उनका टाटास का सिखाने का तरीका भी ऐसा था, तो उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करा। उन्होंने टाटा स्टील में उनके एम्प्लॉयज़, उनके वर्कर के साथ काम स्टार्ट करा, एंड फिर उनको धीरे धीरे करके ऐसे प्रोजेक्ट्स ही दिए JRD टाटा ने या टाटा ग्रुप ने। नेल्को जो ऐसा ब्रांड जिसका मार्केट शेयर 20% था और फिर वो 2% पे गिर गया था, एंड तब रतन टाटा को वो ब्रांड मिला था, और वो रेडियो बनाते थे। रतन टाटा आए, उन्होंने कहा कि इसको हम बनाना बंद करते हैं, इसमें अभी फ्यूचर शायद नहीं दिख रहा है, एंड उन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन मैन्युफैक्चर करना या बनाना स्टार्ट करा, एंड फिर से इट वेंट फ्रॉम 2% टू 20% मार्केट शेयर, एंड वहाँ से उनका लाइक मैनेजिंग वाला काम स्टार्ट हुआ। वो बात अलग है कि कुछ साल बाद 20% से वापस वो नीचे गिर के आ गया, एंड देन इट अगेन ड्रॉप, एंड तब उन्हें फिर से एक डिफ़िकल्ट चैलेंज दिया, एक ऐसा मिल दिया जहाँ पर दिक्कतें आ रही थी, रेवेन्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे थे, उनको वो मिल में काम करने लगा है। अगेन उन्होंने उसको थोड़ा अच्छा, मतलब एक मोमेंटम आ ही रहा था कि एक वापस बुरा पैच आ गया, एंड वो कंपनी फिर से, मतलब वो वाला मिल इतना अच्छा से नहीं चला, एंड देन फिर बोर्ड मीटिंग में ऐसा डिसाइड किया कि वो मिल को बंद कर देंगे, एंड रतन टाटा बीइंग हिमसेल्फ उन्होंने बहुत अपोज किया कि उनको पता है कि एक बुरा पैच है, ही कैन मेक श्योर कि वो चीज़ें चेंज हो जाएगी, सबको सही कर देंगे।
लेकिन फिर भी ही कुड नॉट गो अगेंस्ट द बोर्ड एंड वो मिल बंद करा। एंड रतन टाटा ने अपने खुद के सैलरी, अपने बोनसेस उन वर्कर्स को दिए और उनको कहा कि आई फील्ड यू, मेरे वजह से ये बंद हो रहा है। एंड आई थिंक दैट वॉज द टाइम जब शायद टाटा ग्रुप ने भी डिसाइड किया होगा, समझा होगा कि ही हैज़ दैट लीडरशिप क्वालिटी, और उनको समझ आता है कि लोगों का ध्यान कैसे रखना है। एंड देन आफ्टर दैट ही स्टार्टेड लाइक, फिर तब उनको बिकेम द सक्सेसर, नेक्स्ट सक्सेसर। वर्कर के साथ है ना, रतन टाटा जी की एक और स्टोरी है जो मैंने पढ़ी थी कि एक टाइम की बात है, पता है, जब है ना, जब इनके टाटा स्टील के फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं ना, उनको एक वर्कर का एक मतलब हेड होता है ना, वर्कर हेड, तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा था उन लोग को, बहुत गलत गलत चीज़ें बताते, ये इधर काम करे फ़ायदा नहीं है, ये सब चीज़ें सब। तो बहुत सारे वर्कर डर गए थे कि यार ये मतलब हमारे साथ, वो इवन काम करने आने के लिए डरते थे कि यार ये क्या हो जाएगा, मतलब हमको कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ऐसे वैसे। तो उस टाइम पे क्या पता है, तो उस टाइम पे ना रतन टाटा जी के पहले वो जो टीम, बाकी जो लीड रहते हैं, उन्होंने सोचा कि यार इसको हटाते हैं साइड से, लाइक उनको कुछ करते हैं गलत। बट रतन टाटा जी ने सोचा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। उस बंदे के साथ वो फैक्ट्री के अंदर 3 से 4 दिन काम किए साथ में, सभी वर्कर्स के साथ, कि पूरा लाइक कैसा वर्क प्रोग्रेस होता है, सब कुछ चीज़ें उनके साथ करी और उनको प्रूफ दिलाई कि नहीं ऐसे कुछ नहीं है, हम हैं यहाँ पे आपके साथ, एंड एवरीथिंग गोस, जो भी अच्छा है बुरा है हम साथ में मिलके आपकी हेल्प करेंगे। दैट शोज़ कि इवन एट द एज जब वो एक CEO बन चुके हैं, लाइक उनको हेड बन चुके हैं, उनको इतनी छोटी छोटी चीज़ों में आने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे कुछ दिक्कत है। इवन वो आए वहाँ पे एंड बस लोगों के लिए उन्होंने सबको बताया, उनको एक दिलासा दिलाया कि नहीं ऐसे कुछ नहीं है गलत, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन हियर। तो आई थिंक दैट वाज मेरे हिसाब से एक अच्छी स्टोरी लगती है मेरे को, एंड ऐसी काफ़ी कहानियाँ मैंने सुनी है उनके बारे में जो मेरे को काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है। एंड जैसे ना एक बार है ना, मैंने लाइन सुनी थी कि आप इतना ज़्यादा तगड़ा काम कर लो कि दूसरे लोग आपको देख के लाइक मतलब ऑटोमेटिक आपके पास आए। तो वो चीज़ काफ़ी हद तक रतन टाटा जी ने करी थी। आई थिंक फोर्ड वाला सीन हम सबको पता है। तो मैं बताता हूँ फोर्ड वाला सीन वैसे क्या है, ठीक है। तो 1999 के टाइम ना टाटा ने नई कार निकाली थी, टाटा इंडिका थी वो। तो इंडिया उस टाइम के लिए कार के लिए रेडी नहीं था उतना, उसकी सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट स्टिल इंडिया में था कि मतलब ठीक है, कार अभी उतनी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे लोग। तो हुआ क्या, अब टाटा जो है पूरा रिलाई नहीं कर सकता इंडिया के ऊपर ही कार बनाने के लिए, तो दैट इज़ द रीज़न दे गो टू US फोर्ड वाली कंपनी से बात करने के लिए, यार हम आपके साथ लाइक हमारी जो कार बनाने की चीज़ें हम आपके साथ मिलके बनाएंगे। एट दैट टाइम फोर्ड का जो CEO था, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, उन्होंने बोला कि यार ये आपके लाइक कि आपके काम का चीज़ नहीं है, आप जिस सेक्टर में घुस रहे हो वो आपके लिए नहीं है। विच रतन टाटा जी को वो बहुत काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, उनके बोला कि यार उनको हर्ट हुआ काफ़ी ज़्यादा, एंड ही केम बैक टू इंडिया। उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं किया, उनको कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं करा, उन्होंने बस अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। एंड इवेंचुअली उसके बाद जब टाटा इंडिका, फिर बाद में काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी बड़ी बड़ी निकली जो इंडिया में आई वुड से टाटा ने सबसे ज़्यादा कार्स बनाई, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कार्स बनाई थी। एग्जैक्टली 5 to 10 ईयर्स के बाद जब फोर्ड को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मार्केट में, उनका आई थिंक शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनी थी बट फिर भी। तो उस टाइम पे वो बोलते कि यार अब हमारे जो 2 कंपनीज है, जैगुआर एंड लैंड रोवर, इन दोनों को हमको सेल करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन लाइक कंपनी में रह पाएंगे। एट दैट टाइम रतन टाटा जी उन दोनों कंपनी को अक्वायर करते हैं, विच वॉज लाइक बहुत बड़ी चीज़। जिस कंपनी को उन्होंने रिजेक्ट करा था और जिस कंपनी से उनको हर्ट हुआ था, उस कंपनी को हेल्प करने जा रहे थे, जो कि आई वुड से बहुत ही बड़ी चीज़ थी। एंड उस टाइम पे उनके CEO ने बोला था कि थैंक यू, आप आए यहाँ पे और हमारे लिए ये सब किया। एंड ऐसे काफ़ी जेस्चर है ना रतन टाटा जी ने करा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत वर्क के हिसाब से भी किया, उन्होंने बहुत तगड़ा काम भी किया, बट एट द सेम टाइम लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। तो उनसे मैं इंस्पायर इसलिए होता हूँ कि उन्होंने काम इवन दो लाइक स्टिल लास्ट आई थिंक 2 साल पहले तक वो डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा ले रहे थे। तो इवन अभी की एज तक वो इतना ज़्यादा काम कर रहे थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है कि मतलब काम करना कभी नहीं रुका। ही वॉज स्टिल वर्किंग। आई थिंक जब से वो शिफ्ट हुए थे तब से लेकर अभी तक, उससे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है मेरे को। आई थिंक जो लैंड रोवर वाला ही सीन था उसमें भी ऐसा था ना कि उस ब्रांड को और भी 2-3 कंपनीज थी जो एक्वायर करने के लिए बिड किया था, बट जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे और जो टीम थी उन्होंने खुद ही डिसीजन लिया कि हम टाटा के साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि दे वर सो इंस्पायर्ड जो भी टाटा कर रहा था इंडिया में। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि नॉट ओनली
उस ब्रांड मतलब लैंड रोवर ने ये नहीं देखा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी बड़ी ब्रांड है, उन्होंने ये देखा कि कौन सा इंसान हमें लीड करेगा। तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत एक इंटरेस्टिंग मूव था। एंड लोगों को ये भी लगता है कि बहुत नया था टाटा के लिए रेंज रोवर लैंड रोवर एक्वायर करना, बट उनके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। फोर्ड के लिए पिछले 4 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। युवराज ने ही मेरे को ये चीज़ शेयर करी थी। एंड एक चीज़ और जो उन्होंने काफ़ी बड़ा चेंज करा था, जब JRD टाटा थे तब इंडिपेंडेंस के पहले का टाइम था, तब ये था कि सोशलिस्ट की तरफ कंट्री जा रही थी। तो वो रूल्स आ रहे थे कि भाई मोनोपोली नहीं क्रिएट होनी चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी सारे जो शेयर्स थे वो डाइल्यूट करके दूसरी कंपनीज़ को दे रखे थे। टाटा सन्स की वो हटा के, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसा ना हो कि मतलब एक कंपनी के पास इतना ज़्यादा मेजॉरिटी शेयर इतनी सारी चीज़ों में ना हो। बट जब रतन टाटा जी आए तो उन्होंने वही शेयर्स को वापस कंसोलिडेट करके एक टाटा सन्स में क्रिएट करा, और जो स्ट्रक्चरिंग के चेंजेस थे वो रतन टाटा जी ने आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल करे। क्योंकि मतलब लोग समझते नहीं है कि एक बड़ी कंपनी को चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक सऊदी का भी आई थिंक प्रिंस थे जिन्होंने बात बताई थी कि मेरे फोरफादर्स कैमल चलाते थे, मेरे उससे पहले वाली गाड़ी चलाते थे, मैं भाई सब कुछ चला रहा हूँ, मेरे नेक्स्ट वाले फिर गाड़ी चलाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले फिर कैमल चलाएंगे। तो होता क्या है कि जो एथिक्स हैं, जो मोराल है, जो एक सोचने का तरीका है, वो ट्रांसफ़र करना जनरेशन्स और उसको कंपाउंड करना वो एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। कि काफ़ी सारे जैसे यार हम देखते भी हैं सक्सेसफुल क्रिकेटर्स हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, काफ़ी सारे पर्सनालिटीज़ हैं, कितने सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ के बेटे भी उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए, बहुत कम देखने के लिए मिलता है। बट ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे जो नेक्स्ट है वो उन्होंने पिछले वाले से बेटर काम करा, एंड हर बार मतलब डिफरेंट काम करा है। किसी ने बेटर करा है, किसी ने अच्छा नहीं करा, बट अच्छा तो वैसे सब नहीं करा, बट जो एथिक्स है, मोरल है, सोचने का तरीका, वो काफ़ी कंपाउंड करा। आई थिंक आपके पापा जी जो हैं वो उन्होंने एक चीज़ शेयर करी थी ना कि कोई भी ब्राइब नहीं करता। बट टाटा में एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है वो है कि भाई कोई भी रिश्वत नहीं लेता, एंड कहीं पे भी इधर उधर पैसा दे के काम नहीं हुआ है। कहीं पे भी बड़ी बड़ी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, इतनी जनरेशन में चीज़ें क्रिएट हुई हैं, एंड कहीं पे भी शॉर्टकट्स नहीं लिए गए, बहुत लॉन्ग टर्म व्यू के साथ चीज़ें करी हैं। यानी इंडिया में कर भी पाना बड़ा मुश्किल है यार। इंडिया में अगर आपको अभी ये बोला जाता है कि भाई अगर आपको धंधा चलाना है तो आपको गवर्नमेंट में टाई चाहिए, थोड़ा सा इधर उसको खुश करना, उसको खुश करना है। एंड मेरे फादर ने तो काम करा भी है भाई, मेरे पापा स्टोरीज बताते हैं कि जो प्रोसेस है उसी से काम हुआ। पैसा दे के चीज़ें फास्ट हो ही नहीं सकती, आपको सिफारिश लगा लो, ये कर लो, कुछ होता ही नहीं है। एंड वो सिस्टम्स ऐसी बनी है, वो प्रोसेस ऐसी बनी है कि आप उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। एंड यार ये इंडिया जैसी कंट्री में अगर हो पा रहा है तो भाई ये जादू से कम नहीं है। मैं सिमिलरली जब मुंबई में अटैक हुआ था और ताजमहल पैलेस में जहाँ पर बहुत सारे लोग जिस होटल में थे प्लस उनके एम्प्लॉयज़ भी मारे गए थे, तब रतन टाटा खुद वहाँ गए थे, वहाँ पर सब कुछ उन्होंने देखा था। एंड उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ के साथ जो भी दिक्कतें हुई थी वो आज तक उनको सैलरीज़ देते हैं कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगे या जो भी उनका काम करने का टाइम है उनको हम उतना सैलरी देंगे। एंड सबको बहुत सपोर्ट दिखाया था, एंड वो खुद ग्राउंड्स पर जाते थे और सबको हेल्प करने की कोशिश करी थी। एंड ये आई थिंक उनके एथिक्स में, वो एक्शंस में दिखता है। इस वजह से लोग जो जैसे कि हम कितना भी बोल लें, लेकिन जब तक वो एक्शन में दिखता नहीं है तब तक वो कंटीजियस होता नहीं है। आई थिंक उनके एक्शंस में दिखने की वजह से वो इतना कंटीजियस हो पाया। जो लोग वहाँ पर काम भी करते थे फिर वो वैसे सोचने लगे। जैसे ताजमहल पैलेस एकदम बड़ा होटल है, लाइक बहुत तगड़ा 5 स्टार, सब लग्जरी लोग वहाँ थे। आप कोई भी 5 स्टार होटल में कुत्ते नहीं देखोगे, स्ट्रे डॉग्स को अलाउड नहीं है। लेकिन जब भी मुंबई में बारिश आती है, बहुत क्रेजी बारिश आती है, मुंबई में लाइक भर जाता है पूरा, तब सारे कुत्तों को वहाँ पर शेड में आने अलाउड है, इतना बड़ा होटल होने के बाद भी। तो वो दिख के आता है कि उनके एथिक्स, उनके वैल्यूज़, उनके एक्शंस में कंटिन्यूसली हर बार दिख के है। एंड वो शंतनु नायडू करके उनका एक दोस्त बोल सकते हैं अभी, तो उन्होंने एक सोल्यूशन लाया था डॉग्स की कि रात में ना स्ट्रे डॉग्स जब जाते तो एक्सीडेंट हो जाती है,
तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया था, एक पट्टा जो रिफ्लेक्ट करेगा रात में, जिससे डॉग्स की जानें कम जाएँ। एंड रतन टाटा को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने वो इनिशिएटिव को सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करा। एंड आई थिंक शंतनु नायडू वॉज ऑल्सो हिज असिस्टेंट बाय दैट टाइम। तो वो बहुत सारे लोगों को मतलब इंसेंटिवाइज भी करते हैं जो अच्छा सोचते हैं, जो अच्छे एक्शंस लेते हैं। एंड वो आई थिंक इसलिए इतना अच्छे से लोगों तक पहुंच पाई है। हम कितना भी बोल ले कि हम ऐसे सोचते हैं, हम वैसे सोचते हैं, बट जब तक हम वो करते नहीं है अगेन एंड अगेन, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इवन मतलब ड्यूरिंग अटैक्स भी, जब वो 3 दिन तक वो अटैक पूरे चले थे, रतन टाटा जी वहाँ पहुँच के जो वहाँ की जो टीम थी, जो रेस्क्यू टीम थी, उनके साथ थे। वो ताज के पास में जो कोलाबा एंड है वहाँ खड़े रहे थे 3 दिन तक, और वो थे ताकि वो एक ट्रस्ट क्रिएट कर पाए कि मैं हूँ मेरी टीम के साथ। इवन एक इतना बड़ा अटैक हो रहा था एक होटल में, तब भी जो स्टाफ था उसका सोल पर्पस ये था कि जितने भी गेस्ट, अराउंड 300 गेस्ट थे वहाँ पे, 300 बोले, अराउंड 300 गेस्ट थे वहाँ पे, तो जो पूरी स्टाफ थी उनने ये मेक श्योर किया कि सब सेफली जाएं। और इस रेस्क्यू के टाइम पे भी जो उनके पूरे स्टाफ थे वो हेल्प कर रहे थे वहाँ के लोगों को कि वो सेफली रहें, सारे गेस्ट का ध्यान रखा जा रहा था। और इसी अटैक में काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई जो स्टाफ मेंबर थे। और इसके तुरंत बाद ही रतन टाटा जी ने एक ट्रस्ट भी क्रिएट किया था जो भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उनके लिए, ताकि उनके लाइफ टाइम बेटर रहे। एंड अराउंड 83 करोड़ का एक बजट भी सैंक्शन हुआ था कि तुरंत उस होटल को रिस्टोर किया जाए, एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाए वहाँ पे कि वी आर रेडी, हम वापस से शुरू कर दिए। तो भी बहुत आई थिंक, और ये सही बहुत लगा बड़ी था बात भी है कि जब इतने बड़े होटल में अब अटैक होता है तो मेरा मन नहीं होगा जाने का, क्योंकि हम ऐसा सोचेंगे ना इतना बड़ा अटैक हुआ है, कभी भी वापस हो सकता है। लेकिन मैं मुंबई का हूँ, मैं कहूँगा कि ऐसा कोई नहीं सोचता। हम सबका मन करता है वहाँ जाने का, हम सब के लिए अभी भी वो बहुत अच्छी जगह है। दैट लाइक वॉट एवर हैपेंड हैजंट चेंज्ड एनीथिंग। मतलब मेरा जब बर्थडे था तो हम लोग सोचते कि यार एक बार तो जाना चाहिए कभी लाइफ में वहाँ पे। तो वो बहुत महंगा है क्या? हाँ महंगा है, लाइक वेरी लग्जरियस, सबसे लग्जरियस है। मेरे फैमिली गए, मेरे साथ नहीं गए, बट वो तो चलो पार्टी में। हाँ बट मैं कभी नहीं गया। हाँ, आप भी नहीं गए? नहीं। आई थिंक हम बैंगलोर में हम ताज में रुके हैं। हाँ मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी जगह मैं ताज में रुका, बट मुंबई में मेजरली एयरपोर्ट के पास ही रुकते हैं ना। हाँ, ये वो ताजमहल पैलेस इज डिफरेंट ना। हाँ, तो वो तो लाइक वो अभी भी अब उस पर्सपेक्टिव से कोई सोचता ही नहीं अभी। लाइक लोगों के दिमाग में वो नहीं है, लोगों के दिमाग में है कि बस जाना है, इतना सब होने के बाद भी। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो ट्रस्ट गेन किया उन्होंने बहुत अच्छे से कि ऑन द स्पॉट एक्शन लेना, कि अपने लोगों को हेल्प करना, वहाँ खड़े रहना, बहुत बड़ी बात है। एंड इवन आई थिंक वो जो ताज जो महल पैलेस है वो आज की मतलब कितने ही सालों से वो एक बोलते हैं ना, जो भी मुंबई जा रहा है वहाँ पे फोटो क्लिक कराएगा, एक एंगल है प्रॉपर, हाँ भाई, सबकी फोटोज आएगी वहाँ पे कि ताजमहल पीछे दिख रहा है, वो बंदा बीच में खड़ा है, कोई भी पर्सन, और फोटो है। सब वहाँ जाके फोटो तो खिंचाते हाँ, ही वो हैं। कि मुंबई तो जा रहा है, वो करेगा ही करेगा वो काम। हाँ, तो वो कितनी बड़ी बात है कि मुंबई जैसे सिटी में जहाँ पे लोग शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी को देखने जाते हैं, जो एक सबके लिए एक बोलते हैं ना माया नगरी, हाँ। और वहाँ पे ताजमहल होटल इज़ द एस्पिरेशनल थिंग कि वो करना ही है हमें। वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ भाई, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है ना। हाँ हाँ, और सी व्यू है। और ये आप सोच के देखो कि ये बना कब है, कि लाइक ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम पहले ही बना है। कब जमशेदजी टाटा के टाइम से इंडिया का पहला 5 स्टार लग्जरियस होटल, तब से उसकी नींव है, और अभी भी उतना वो रेलेवेंट है और लोगों का इतना मन होता है, और बहुत तगड़ा आर्किटेक्चर है, बहुत तगड़ा। मेरे दादा ने भी प्रॉपर्टी अगर वहीं ले ली होती तो भाई लाइफ चेंज हो जाती। ये सबके फैमिली में यही बातें होती है कि मेरे दादा के पास ना प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बेचा नहीं होता ना, तो अभी हम बहुत अमीर होते हैं। ये सब यही बात करते हैं। हाँ भाई। रतन टाटा जी का ना एक मैंने पढ़ा था कि ना वो काफ़ी ज़्यादा ना, जैसे ना बहुत सीरियस मीटिंग चल रही है हमारी कि अब हम बिजनेस के बारे में बहुत तगड़ी मीटिंग करेंगे, तो उस टाइम पे ना जो बाकी डायरेक्टर्स होते थे ना मीटिंग में बैठे, उनके ना ड्राइंग बना देते थे, डूडल्स टाइप पूरा, और उसके ऊपर अपना ऑटोग्राफ लिखते थे और दे देते भाई लो आपके लिए आपके लिए आपके लिए, लाइक इन सीरियस मीटिंग। तो वैसे करा करते थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइक उनको लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते, मतलब लाइक दे ही इन्जॉयड द लाइफ। वो उन्होंने बोला है हर बार। आई थिंक उनके गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती रहती है। रतन टाटा जी की शादी 4 बार होते होते रुक गई थी, ये उन्होंने खुद ने बताया था कि यार काफ़ी सारे, जैसे एक बार है ना, आई थिंक इंडो और चाइना की वजह से नहीं आ पाए थे, क्योंकि जो लड़की थी उनके पेरेंट्स ने अलाउ भी नहीं करा था उनको कि भाई इंडिया में ऑलरेडी इतने सिचुएशन चल रहा है, हम आपको भिजा नहीं पाएंगे। एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि जब वो यूएस गए थे, हाँ। उनकी यूएस में एक गर्लफ्रेंड थी, एंड वो इंडिया आ गए थे क्योंकि उनकी दादी बीमार थी। एंड जैसे ही वो इंडिया आए तब इंडो चाइना वॉर हो गई।
एंड उस वजह से उनके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया लड़की के कि तू इस टाइम पर इंडिया में जा, एंड उस वजह से फिर कभी शादी हो ही नहीं फिर पाई। बाकी 4 टाइम्स क्या बाकी था? के 3 का बताया नहीं यार वो इंटरव्यू में तो बट कहीं नहीं उन्होंने बताया। बताया कि उन्होंने हाँ खुद उन्होंने बोला बोला है कि 4 बार शादी होते होते रुक गई थी मेरी। भाई रतन टाटा जी ने नेक्स्ट लेवल चीज़ें बिल्ड करी हैं। उन्होंने एक तो सबसे पहले इंडिया मेड कार जो थी टाटा इंडिका, ज़्यादातर लोगों को शायद ना पता हो, वो रतन टाटा जी ने ही बनाई थी। एंड उस टाइम पे नहीं पता था भाई लोगों को कि भाई कार बन भी सकती है इंडिया में, नहीं। उसकी ऑफकोर्स स्टोरी वेंकी ने बताई थी। बट उसके बाद टाटा सिएरा थी। टाटा सिएरा जिन लोगों को नहीं पता भाई, नॉट जस्ट इंडिया में, टाटा सिएरा भाई पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने काफ़ी एक वाइब क्रिएट कर दी थी कि इस टाइप की गाड़ियाँ बन सकती हैं। एंड वो थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का, ऐसे पिट्ठू वाली जो गाड़ियाँ होती थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी थी। एंड उसके अलावा भी भाई जो टाटा नैनो बनने की भी कहानी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो एक बार गाड़ी में जा रहे थे एंड उन्होंने साइड में देखा एक फैमिली पूरी जा रही थी भाई एक बाइक के ऊपर। एंड उस टाइम पे इतनी गाड़ियों का कल्चर था नहीं, मतलब मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाता था गाड़ियों। एंड जो गाड़ियाँ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड करा कि एक 1 लाख रुपीज़ में एक गाड़ी बनाएंगे। एंड 1 लाख रुपीज़ में लखटकिया गाड़ी होती थी, मतलब 1 लाख रुपए में अभी भी, जैसे जो अभी है बाइक्स वाइक्स हैं उसी टाइप की प्राइसिंग उस टाइम पे भी थी। एंड 1 लाख रुपए के अंदर गाड़ी बना पाना वॉज एक बड़ा चैलेंज। एंड उनको लगा कि भाई वो एक चैलेंज सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी टाइम लगा उस चैलेंज को सॉल्व करने में, बट वो लॉन्च इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि काफ़ी लोग मानते हैं कि उसकी मार्केटिंग तरीके से नहीं करी गई थी। उसकी मार्केटिंग एक चीप गाड़ी की तरह करी गई थी। एंड अगर वो सेम मार्केटिंग कूल गाड़ी की तरह करी जाती तो शायद वो एक अल्ट्रा सक्सेसफुल गाड़ी होती। पता है इसमें जो नैनो बनने वाली थी ना उसके बाद इनके काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 10 से 15 तो डिज़ाइंस अलग अलग बनाए थे उन्होंने, कि एक जिसमें ना गेट ना रहे, एक जिसमें बेसिकली है ना पर्दे लग जाए बट स्टिल 4 लोग बैठ पाए, जिसमें बच्चे के लिए भी अलग से जगह हो। तो ऐसे 4 से 10 ड्राइंग्स बनाई उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने एक सोचा कि नहीं यार ऐसे नहीं बनाते, कि कार और बाइक के बीच का नहीं बनाते, कार ही बनाते मिडिल क्लास वाले बंदे के लिए। फिर उन्होंने नैनो बनाया, तो हाँ। वो काफ़ी अच्छा उनका उसके था अलावा idea। भी टाटा ने, रतन टाटा जी के अंडर मेजरली जो बिजनेसेस को कंसोलिडेट करने का काम था, वो चीज़ों को फिक्स करने का काम था, प्रोसेस अलाइन करने का काम था, और एक ऐसी कंपनी बनाना जो सालों साल तक चलती रहे, उसकी एक फाउंडेशन ले करना, वो रतन टाटा जी ने काफ़ी अच्छे से करा। एंड रेवेन्यू 40 टाइम्स ग्रो करा रतन टाटा जी के टेन्योर में। एंड प्रॉफिट्स 50 गुना ज़्यादा ग्रो करें एक कंपनी के लिए जो पहले से मेन स्ट्रीम नेक्स्ट लेवल टॉप की कंपनी है। 50 गुना प्रॉफिट्स ग्रो करना अपने टेन्योर में, मतलब ऑलमोस्ट भाई कुछ सालों पे डबल हो रही थी। तो वो बहुत क्रेजी चीज़ है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है कि, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भाई रतन टाटा जी ने भाई एकदम ही भाई सिल्वर स्पून के साथ स्टार्ट करा था, एकदम खुशहाली से भाई जीवन स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं था कि टाटाज में काफ़ी जो प्रोसेस है नेक्स्ट पर्सन को चूज़ करने का काफ़ी डिफरेंट है। जैसे JRD टाटा के बेटे नहीं थे रतन टाटा, बट उन्होंने रतन टाटा को चूज़ करा था इवन दो रतन टाटा के 2 फेलियर्स हो चुके थे। जैसे तूने भी शेयर करा था कि सबसे पहले तो उन्होंने नेल्को चलाया था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी, जो फेल हो रही थी, एकदम नीचे आ रही थी, उसको चलाया। प्लस उसके बाद अपनी मिल्स भी चलाई थी, ये जो इम्प्रेस मिल्स थी उसको भी पूरा रिवाइव करा था। 2 फेलियर्स के बाद उनको कोई होप ही नहीं थी कि भाई उनको कुछ मिलेगा भी, क्योंकि लाइन में तो दूसरे लोग थे, फैमिली के बहुत सारे लोग थे। एंड क्योंकि उन्होंने पिछले साल इससे पहले जितनी भी चीज़ें करी ऑलमोस्ट सारी कुछ ऐसा खास वर्कआउट नहीं करी। खुद फैक्ट्री में लेबर में काम करा, सारी चीज़ें बिल्ड करी, जाके फैक्ट्रीज़ में ऑपरेट करा, मिल्स भी खुद जाके चलाई, अपना जितना पैसा था वो भी काफ़ी सारा उन्होंने डोनेट कर दिया था फैक्ट्री के लेबरर्स को। एंड ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि जैसे PR में नहीं फैली, ये जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है। ऐसा नहीं था कि इसके आगे आके PR करा था ये सारी चीज़ें, बट उनको इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने मेहनत करी थी। एंड उनके दिमाग में वो थॉट था, वो जो वैल्यूज़ थी वो काफ़ी अच्छे से इंग्रेन्ड थी, इसीलिए वो पास ऑन हुआ। एंड टाटाज का जो पूरा ग्रुप है उसमें भी जो ट्रांसफ़र होती है चेयरमैन टू चेयरमैन, वो मेजरली
मेहनत और स्किल के बेसिस पे काफ़ी होती है। एंड ऐसा मुझे लगता है देख के। अब इंटरनल उनका प्रोसेस क्या है वो तो किसी को नहीं पता, बट इसीलिए वो वैल्यूज़ भी टिकी रही हैं काफ़ी एक बड़े टाइम तक। बट एक थोड़ा सा और ऐड करता हूँ, और स्ट्रक्चरिंग में एक और काफ़ी बड़ा चेंज जो जिन लोगों को नहीं पता कि बेसिकली पहले क्या था कि टाटा सन्स एक कंपनी है और टाटा एक ट्रस्ट करके एक ट्रस्ट है जो बेसिकली डोनेशंस करता है, चैरिटी में सारा पैसा देता है, सारी चीज़ें। तो पहले ऐसा था कि टाटा सन्स की ओनरशिप GRD टाटा जी के अंदर ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट उनको करना पड़ा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बना दिए थे कि मोनोपोलिस्टिक नहीं हो सकता चीज़ें, तो उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा था। बट जब चेंज हुआ, जब हम एक कैपिटलिस्टिक कंट्री की तरह ऑपरेट करने लगे, तब रतन टाटा जी ने वो चीज़ें रिवर्स करी। एंड वो जो स्टेक्स दिए गए थे, अगर वो स्टेक्स आगे बढ़ते तो ये कंपनीज, हो सकता है कोई चाइना की कंपनी इन्वेस्ट कर देती, कोई और कंपनी इन्वेस्ट करके उस पर स्टेक उठा के उस पर कंट्रोलिंग शेयर ले लेती, एंड बेसिकली डाइल्यूट हो जाता टाटा एज अ ब्रांड। बट उन्होंने वो शेयर्स वापस लिए, एंड वो शेयर्स वापस लेके सारी कंसोलिडेशन अपने अंडर करी, अपने अंडर बेसिकली टाटा सन्स के अंडर। एंड टाटा सन्स के जो ओनरशिप है वो उन्होंने टाटा ट्रस्ट को दे रखे। तो जो मेजर प्रॉफिट्स आते हैं टाटा के पूरे ग्रुप से, वो सारे चैरिटी में जाते हैं, वो सारे डोनेशंस में जाते हैं, वो सारे कहीं हॉस्पिटल्स में होते हैं, कहीं डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। एंड बहुत ही क्रेज़ी तरीका था ये सारी चीज़ों को करने का। तो बेसिकली टाटा सन्स के अंडर उन्होंने अपने तो कंसोलिडेट करे, बट उसके अलावा बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी उन्होंने जोड़ा। जैसे टेटली टी उन्होंने परचेज़ करी, फिर उसके बाद लैंड रोवर, रेंज रोवर उन्होंने ख़रीदा, फिर उसके बाद ओला, अपस्टॉक्स, लेंसकार्ट, कार देखो, फर्स्ट क्राई, पेटीएम, ब्लू स्टोन, इन सब में तो इन्वेस्ट कराइए। उसके अलावा स्टारबक्स, ज़ारा, रिट्स कार्ल्टन, एंड ऑफ कोर्स एयर इंडिया को भी वापस रतन टाटा जी ने ही खरीदा। एंड जिन लोगों को पता नहीं है कि मिस्टर JRD टाटा भी इंडिया के पहले पायलट थे। रतन टाटा को भी प्लेन चलाना आता है, एंड वो भी अपने हेलीकॉप्टर को खुद फ्लाई करते हैं, अपने जो एरोप्लेन होते हैं वो खुद फ्लाई करते हैं, उनको भी काफ़ी शौक है। तो हाँ भाई, वो भी काफ़ी क्रेजी है यार। एयर इंडिया भी, अब एयर इंडिया की सर्विस काफ़ी बेटर हो गई है। मेरा एक्चुअली कज़न एयर इंडिया में काम करता है, तो वो मेरे को बताता है कि काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, काफ़ी मैनेजमेंट में शिफ्ट आया है, एंड अब एयर इंडिया का एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेटर है। विस्तारा भी मर्जर होने वाला है ना आई मेरे थिंक हिसाब से। एक्विजिशंस में टाटा बहुत अच्छा रहा है हमेशा से। जैसे रतन टाटा जी के 2 स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ थे, एक सोशल अपलिफ्टमेंट और इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर लेके जाना। तो आपने जैसे जो भी एक्विजिशंस बताए, वो एक्विजिशन जैसे टेटले टी है या कोरस स्टील है, ये सारे एक्विजिशन से इंडिया एक ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छे से पहुंच पाया। जैसे टेटले टी की वजह से US, UK, कनाडा में चाय पहुंचे, और उसमें इंडिया मतलब टाटा एक ग्लोबल लेवल पे पहुंच पाया। सेम स्टील में भी सेम चीज़ हुई, जब उन्होंने स्टील $12 बिलियन का अभी तक का आई थिंक स्टील में लार्जेस्ट एक्विजिशन था यार, इंडिया का वो टाइम पे सबसे बड़ा एक्विजिशन था, $12 बिलियन का। तो उन्होंने ये सब एक्वायर करके इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पर लेके आए, और नैनो और ये सब अच्छे इनोवेशन के थ्रू एक सोशल अपलिफ्टमेंट भी करा। तो उनके जो वैल्यूज़ थे उन्होंने उस पर बहुत सारे डिसीजंस लिए और बहुत सारी चीज़ें इनोवेट भी करी। तो आई थिंक वो बहुत उनके वैल्यूज़ पे बहुत ट्रू है, एंड आई थिंक लोग इससे बहुत चीज़ें सीख सकते हैं कि जो उनके वैल्यूज़ थे उस पर वो कंसिस्टेंटली एंड तक एक्शंस ले रहे थे। एंड इवन व्हेन उन्होंने अपना मतलब ही फिनिश्ड हिज, जब उन्होंने रिटायरमेंट, उनका टेन्योर ख़त्म हुआ, उसके बाद भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो हम ऐसे बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स सुनते हैं ना, लेकिन रतन टाटा जी ने इंडिया के वन ऑफ द टॉप कंपनीज़ में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए। तो आई थिंक वो जब भी कुछ नया हो नाम रहा बता है, देना किसी को। जैसे पेटीएम, ओला, लेंसकार्ट, कार देखो के फाउंडर ने ये भी कहा है कि रतन टाटा प्लेड अ वेरी बिग रोल उनको चीज़ें बताने में, सिखाने में। हाँ, मेरे हिसाब से मैं 2-3 चीज़ें निकालता हूँ यार, जो मेरे हिसाब से हर पर्सन सीख सकता है, या फिर जो भी पर्सन कुछ बिल्ड करने जा रहा है, या फिर जो भी पर्सन एक बिज़नेस बिल्ड करना चाहता है, या फिर इनोवेट करना चाहता है। मैंने जो पूरी रिसर्च करी उसमें मैंने 2-3 चीज़ें फील करी बहुत स्ट्रांगली, कि जो अप्रोच होती है किसी भी एक चीज़ को क्रिएट करने की, वो हमेशा बहुत लॉजिकल थी प्राइमरली, एंड उसका थॉट प्रोसेस हमेशा आउटवर्ड था कि मतलब मैं दूसरे लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, एंड इसीलिए मेरे ख्याल से उनको इतना ज़्यादा प्यार भी मिलता है। एंड दूसरी चीज़ जो
कोई भी जब चीज़ स्टार्ट करी थी तो उसका बहुत एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बहुत लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस लेके चीज़ें क्रिएट करी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज से यार मैंने हैरियर ली थी आज से 4 साल पहले। जब मैंने हैरियर ली थी उस टाइम पे टाटा की गाड़ी कोई नहीं ले रहा था, उस टाइम पे टाटा की गाड़ियाँ नहीं बिक रही थी, मतलब लास्ट लोगों को इंडिका याद थी, उसके बाद टाटा की गाड़ियाँ नहीं बिक रही थी एंड सबको लगा था भाई टाटा कौन लेता है, ठीक है, एकदम ऑनेस्ट बताऊँ तो एक परसेप्शन जो था इतना कुछ खास नहीं था। एंड मैंने गाड़ी टेस्ट करी थी, मैंने चीज़ें फील करी थी, मेरे को बहुत तगड़ी लगी थी एंड इसीलिए मैंने ख़रीदी थी। उससे आई थिंक 10 साल पहले से टाटा मोटर्स पूरा काम कर रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, सारी चीज़ें बिल्ड कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी भी चीज़ के। एंड उन्होंने फिर जब लॉन्च करा उसके बाद काफ़ी तगड़ा उन्होंने खींचा एंड मार्केटिंग भी, जो पोजीशनिंग भी, सारी चीज़ें, एंड अपनी गलतियों से सीखा भी। बट हर चीज़ को लेके भाई, मतलब चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्टील के प्लांट लगाने हों, चाहे वो गाड़ी बनानी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो टाटास की अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टेल है। मतलब वो आज से 20, 30, 40 साल का सोच के एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं एंड आई थिंक इसीलिए उनको मैसिव सक्सेस भी मिली है। तो भाई मैं 2 चीज़ें जो प्राइमरली जो मैं पिक आउट कर पाया, एक कि जैसे मैंने शेयर करा कि गिविंग माइंडसेट से चीज़ें क्रिएट करना, दूसरा बहुत ही एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना, तीसरा मुझे पर्सनली लगता है कि हम सब बहुत, मतलब मैं पर्सनली सारी चीज़ें बहुत रैशनली करता हूँ कि इसका ये करूँगा तो इससे ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा। एंड वो मुझे लगता था हमेशा सही अप्रोच है। बट जब मैं इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करता और पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी टाइम ऐसा लगा कि रतन टाटा जी ने बहुत सारी चीज़ ऐसी करी जो बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा जो इंस्टिंक्टिवली चीज़ें जो करना है, जैसे एयर इंडिया फिर से खरीदना बहुत ज़्यादा जगह पर इमोशनल हो सकता है एंड उसको सही तरीके से फिर एग्जीक्यूट भी करना। आई थिंक वो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हमेशा सिर्फ लॉजिकल तरीके से ना जाके, बट कभी कभी आपको इंस्टिंक्टिवली लगता है यार ये सही हुआ यार, एक गट फीलिंग होती है कि यार करना चाहिए। तो मेरे को ये बहुत चीज़ें सीखने मिली, इंक्लूडिंग आपने जो चीज़ें बोली, लाइक वो तो 100% वो तो मेरे दिमाग में ही थी कि ये चीज़ है। बट आई थिंक अगर बहुत सारे लोग अगर बहुत ज़्यादा रैशनल है, हैविंग सम इमोशनल साइड, थोड़ा इंस्टिंक्टिवली भी चीज़ें सोच के और गट फीलिंग के साथ जाना भी आई थिंक इज समथिंग दैट जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मैं मिला हूँ सबके 100% डिसीजंस, जो बड़े डिसीजंस हैं, उनकी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस है, वो इमोशनल है। एंड मैंने सबसे पूछा कि ये क्वेश्चन ना, मैं जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं मैं सबसे पूछता हूँ कि आपकी लाइफ के जो सबसे बड़े डिसीजंस है, जैसे मैंने सेम निखिल कामत से तो एक पॉडकास्ट में ही पूछा था, बट ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, जितने बिलियनर से मैं मिलता हूँ, एंड सबका आंसर होता है, सब सोचते हैं इसके बारे में अच्छे से, एंड सब बताते हैं कि लाइफ के जो वैसे बहुत सारे लॉजिकल डिसीजंस होते हैं, बट जो बड़े डिसीजंस होते हैं वो इमोशनल होते हैं। कि भाई मैंने बस सोच लिया था कि कंपनी बनाऊंगा, मैंने बस सोच लिया था कि ये बायो हैकिंग वाली चीज़ करूँगा, मैंने बस सोच लिया था कि ये करूँगा, वो कैसे होगी क्या होगी मेरे को नहीं पता था, वो बस एक इमोशनल गट फीलिंग थी कि मैंने हाँ भाई करना है। एंड सेम चीज़ मैं भी देखता हूँ कि मेरी लाइफ में भी सबसे बड़े जो डिसीजन थे वो सारे इमोशनल थे। एंड अब जाके देखता हूँ तो लगता है कि भाई लॉजिकली सेंस भी नहीं बनाते थे वो, बट बाकी चीज़ों में लॉजिक ढूंढ लिया। तो मैं आए तो अग्री यार कि मतलब जितने बड़े लोग हैं, मतलब इमोशन को हम डाउन प्ले करते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंस्टिंक्ट भाई बहुत आगे जा सकता है। वेंकी भाई तुम भी बता दो क्या तुमको लगा। भाई मेरे हिसाब से ना जो चीज़ें आप तीनों ने बोली वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर कर रही है मेरे हिसाब से। मैं भी उन 3 चीज़ों पे जाऊँगा। बट हाँ, एक चीज़ मैं देखूँगा कि जो भी रतन टाटा जी ने जो भी जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट किया है, फिर जो भी बनाई है, उसको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दिया है, छोटी छोटी डिटेल्स पे काम किया है लोगों के लिए। उन्होंने खुद के लिए नहीं किया, उन्होंने लोगों को अच्छा फील हो, एंड देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन। वो भी एक काफ़ी फीलिंग थी उनके इसमें। तो मैं भी जब मैं ट्राई करूँगा या फिर मैं भी कुछ बनाता हूँ, चाहे मैं छोटी छोटी चीज़ बना रहा हूँ, तो मैं इसमें ट्राई करूँ मैं छोटी छोटी डिटेलिंग पे काम करूँ, बहुत अच्छा करूँ और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बनाऊँ लोगों के लिए। एंड आई थिंक दैट इज़ द वन थिंग मैं लर्न करूँगा। बट जो आपने दोनों ने मिलकर बताई वो 3 भी काफ़ी बड़ी है मेरे हिसाब से। आई होप आपको पसंद आई हुआ है। हमने पूरी स्टोरी के छोटे छोटे पार्ट्स कवर करने की कोशिश करी, एंड बनता था यार हमारे एंड से इस टॉपिक को पूरा कवर करना, पूरा अटेंशन देना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। काफ़ी सारी चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं, बट आप भी बताना भाई कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगे, क्या चीज़ें पसंद आती है क्या नहीं पसंद आती। पिछली बार आपने
युवराज भाई को बताया था। ऐसा नहीं बोला युवराज को नहीं बोला, कमेंट युवराज कर का भाई कमेंट था भी। युवराज को एक Sorry. कमेंट मिला था Sorry. कि भाई क्या क्या इस comment बार था, सब क्या चेंज वो कर एक्चुअली दिया। मैं पढ़ लेंगे। फीडबैक दिया था हाँ मैंने- फीडबैक था भाई मैंने काफी पढ़ा लोग- पढ़ा मैं मतलब मेरे को स्टार्टिंग में एक थोड़ा टाइम बुरा लगा पहले तो, हम्म। बट फिर मैंने सोचा कि अभी नेक्स्ट टाइम क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मैंने सबसे बात भी करी, गणेश भाई से बात करी कि क्या आपको लगता है जब मैं बोलता हूँ क्या दिक्कत आती है, कहाँ पर बोरिंग लगता है, सब पूछा। तो इस पॉडकास्ट में इसीलिए मैंने सब कुछ हाँ कोशिश भाई करी। युवराज अच्छी रिसर्च करके आया था, रिडेम्पशन टाइम था और सेम गाली प्रणेश भाई को भी पड़ी थी तो उनका भी रिडेम्पशन टाइम है। पता था? नहीं वैसे कुछ तो गाली नहीं था वो, बेसिकली आई अरे वो फीडबैक ही था मेजर। हाँ, एक feedback रील ही थी, है। रील थी उसका ही बता रहा हूँ ना। रील का नहीं, वो बेसिकली वो था कि प्रणीश भाई इज दैट गाय जिसको स्कूल क्लास में कुछ बोलना नहीं है, पढ़ाई ऐसे कुछ हाँ है ना? ये वाला कुछ कमेंट था, तू नहीं ये पढ़ा था बेसिकली, मैं और वेंकी तो सारे कमेंट पढ़ते हैं। बट हाँ भाई आप लोगों के सारे जितने कमेंट्स हैं हम सब पढ़ते हैं, एक एक करके भाई तू भी खोल ले, हम पढ़ लेते हैं कोई कमेंट्स थोड़े बहुत, लास्ट वाली पॉडकास्ट पढ़ते हैं। फाइनली अ कंसिस्टेंट टेक पॉडकास्ट ऑफ इंडिया, लेट्स गो। लेट्स गो भाई। एक वीक बीच में मिस करा था हमने क्योंकि क्लिप्स काटने का थोड़ा हम सेट कर रहे थे, प्रणेश भाई मिस्टर प्रोड्यूसर सेट कर रहे हैं चीज़ें। मिस्टर प्रोड्यूसर भाई तू भी पढ़ ले भाई, मैं भी पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है भाई साहब, ऐसे ही उम्मीद करता हूँ लोगों में अवेयरनेस फैलाते रहो। थैंक यू। बर्नर कार्ड यूजर फॉर 3 years। भाई वो गुड, यू आर मजा सिक्योर। आया भाई। बर्नर अब अवेलेबल है प्ले स्टोर नहीं अभी डिसकंटिन्यू कर अभी दिया हमने discontinue क्योंकि ऑलरेडी भाई अब हमारे इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जब आउटडेटेड हो गई थी, इसलिए हमने उसको जब अचानक से ऑफ कर दिया कि नहीं भाई अब ये करेंगे बंदे तो ने लिखा है मैं ही बना रहा हूँ ये वाली केबल, तो जिसको नहीं पता कॉन्टेक्स्ट के लिए एक ऐसी केबल जिससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है, वो ये भाई बना रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ग्रेट वर्क श्लोक भाई एंड टीम। भाई कंटेंट क्रिएशन पे बात करो बता रहे हैं, और जर्नी पे बात करने के लिए बोल रहे हैं BTS। अनबॉक्सर राजवीर जी वी विल डू। ये तो बहुत ही बड़ा बेसिक पॉडकास्ट था। लिस्ट ऑफ सेफ ब्राउजर एंड अनसेफ ब्राउजर, मॉडेड एप्स, सिक्योर वाईफाई। भाई करते हैं भाई, आज थोड़ा सा नहीं इन डेप्थ घुस के बताएंगे। एक भाई इसका पहले एक बंदे ने कमेंट करा था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। प्लीज़ इनवाइट अ एथिकल हैकर फॉर दिस टॉपिक। भाई किसी प्रोफेशनल हैकर को बुलाओ, पॉडकास्ट करो, इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। देखो बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले यार दिक्कत ये हुई है कि हमको ना पॉडकास्ट करना आता नहीं है, ठीक है। हम सीख रहे हैं कि पॉडकास्ट कैसे करें, कैसे कैसे बातें करें, एंड हमने सबने ही कंटेंट बनाया। बट एक एक करके जब हम स्किल सेट आ जाएगा हमारे पास बातें करने का, एंटरटेन करने का, एंड धीरे धीरे हम गेस्ट को भी लाएंगे, चीज़ें कवर भी करेंगे, हम वो सारा पाइपलाइन में। अभी बस हम चाहते हैं कि हम रेगुलरली कंटेंट बनाते रहें आप लोगों के लिए, एंड वैल्यू हम दे पाएँ। आई होप आपको भी पसंद आई होगी पॉडकास्ट, एंड हमने कुछ वैल्यू आपको प्रोवाइड करी होगी। बट हाँ भाई हम बेस्ट बंदे नहीं हैं इस पे बात करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्लिचेस ऑन व्हाट्सएप? भाई कुछ कोई ग्लिचेस व्हाट्सएप मतलब हमको ज़्यादा आए नहीं। काफ़ी लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं भाई। एक एथिकल हैकर ने भी वीडियो देखी है, उसको भी पसंद आई है। तो हाँ भाई कुछ तो वैल्यू दी होगी भाई, एथिकल हैकर को भी अगर थोड़ी वैल्यू मिल रही है तो मतलब हाँ कुछ तो करा हमने। बट सही है, काफ़ी इंटरेक्ट कर रही है ऑडियंस एंड कमेंट करके आप बता दो चीज़ें, हमको काफ़ी अच्छा लगता हाँ भाई थैंक यू भाई, आप सब लोगों ने कमेंट्स करें, एंड हम कोशिश यही करते हैं यार कि आप लोगों को जो चीज़ें बताएं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। हमारा काफ़ी सॉलिड एक्सपीरियंस रहा है चीज़ों में, एंड शॉर्ट्स पे भी भाई आपके कमेंट पढ़े थे हमने। हाँ कमेंट वो भी तो था एक हाँ भाई। कि वेंकी भाई, हाँ सच में था ये कमेंट में, मजाक नहीं वेंकी कर भाई सेक्सी लग रहे हैं क्या? रहा। हाँ और बोला वेंकी भाई श्लोक भाई प्रो, ऐसे कुछ भी बोला था। एक खुश हो जाता है, ये अच्छा लगता भाई है। हाँ अरे सच हमारी क्लिप्स पे भी आपने देखे भाई, टेक बर्नर चैनल हैक, लोगों को कन्फ्यूजन हो गई कि ये प्रणेश ने हैक करा, प्रणेश के चैनल हैक हो गए तो ये क्यों बोल रहा है। तो थोड़ा सा ठीक है, हम सीख रहे हैं, चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं। बट हाँ भाई आप शेयर कर देना कमेंट्स हमको मज़ा आता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली। बाय बाय। बहुत मजा बाय, है। थैंक यू। भाई जिसने पिछला वीडियो में कमेंट किया बता देना भाई, इस बार बोरिंग था। नहीं भाई इस भाई तो अच्छा था। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। थैंक यू।